एक लग्जरी गाड़ी एक एमएनसी की बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। एक खूबसूरत लड़की ने उस गाड़ी का दरवाजा खोला जिसमें से एक हैंडसम नौजवान कबीर बाहर निकल कर आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहरा, आई होप यू हैड अ गुड जर्नी। तान्या ने कबीर को एक बुके दिया और कबीर ने मुस्कुराकर उसे ले लिया और फिर वो चारों तरफ देखने लगा। ये मिस सिंघानिया कहीं नजर नहीं आ रही। सर, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ और उनकी नीस भी। माय नेम इज तान्या सिंघानिया। एक्चुअली उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे आपको एंटरटेन करने भेजा है और मैंने आपका पूरा शेड्यूल रेडी कर लिया है। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग यू नीड। That's really good. बड़े कम टाइम में आपने मेरा शेड्यूल रेडी कर लिया। Now I can see उन्होंने तुम्हें इस पोस्ट पर क्यों रखा है। You are very clever and hard working. थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है कि आप इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। सर, टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहेगा तो ऑफ कोर्स इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। ये सुनकर कबीर हंसने लगा और उसके बाद बाकी के एम्प्लॉयज भी एक एक करके उसे ग्रीटिंग्स देने लगे। अरे आप सबको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बस छोटा सा ही काम था। सर, हमारा पूरा स्टाफ सुबह से आपके स्वागत की तैयारी कर रहा है। ये लोग तो बम्पर सेलिब्रेशन करने वाले थे। अरे नहीं, मुझे लाउड सेलिब्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यस सर, मिस सिंघानिया ने बताया था, इसीलिए वो सब हमने कैंसिल करवा दिया। लेकिन हमारे एम्प्लॉयज आपसे मिलने के लिए बेताब थे। ये बात सुनकर कबीर अपने एम्प्लॉय से मजे लेते हुए बोला, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी कंपनी में इतना पॉपुलर हूँ। सर, पॉपुलर तो आपको होना ही था क्योंकि आप इतने हैंडसम जो हो। वैसे सर, मैं एक बात पूछना चाहती थी। ऑफ कोर्स, पूछो। क्या पूछना चाहती हो? सर, आर यू मैरिड? ये बात सुनकर कबीर हंसने लगा और फिर उसने कहा, यस, आई एम मैरिड और इस वक्त मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद कबीर को कुछ याद आया और उसने कहा, और बीवी से मुझे याद आया कि मैंने मिस सिंघानिया को कुछ गिफ्ट रेडी करने के लिए कहा था। आपकी सारी गिफ्ट रेडी है सर और आपके ऑफिस में पहुंचा दिया है। आइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कहकर कबीर ने बुके वापस दे दिया और अपने ऑफिस की तरफ चलने लगा। तान्या उसके पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसकी ऑफिस एम्प्लॉय निया ने अपनी फ्रेंड रूही को कॉल किया और उससे बात करने लगी। रूही यार, तू बिलीव नहीं करेगी, आज मैं कंपनी के चेयरमैन से मिली। अच्छा, तभी तो तुम इतनी खुश लग रही है। हाँ यार, ही सो हैंडसम। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हें भी अपना मिस्टर राइट मिल ही गया। ये सुनकर निया उदास होकर बोली, हाँ यार, वो तो मैरिड निकला। मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मुझे तो उन्हें देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ये सुनकर रूही ने उसका दिल बहलाते हुए कहा, अरे बैड लक। वैसे ये लव एट फर्स्ट साइट का तुझे कोई फायदा होने भी नहीं वाला था। इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन कौन सा तुझे घुटने पर बैठकर प्रपोज करने वाला था? उसने जरूर अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग ही शादी की होगी। हाँ यार, कह तो तू ठीक ही रही है। शायद मैं ऐसा सपना देख रही हूँ जो कभी पूरा नहीं होने वाला। वैसे एक बात बता, आज तो तेरा हस्बैंड भी आने वाला था ना, उसका क्या हुआ? हाँ, थोड़ी देर पहले फोन आया था लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। चल ठीक है, मैं उसके आने की तैयारी करती हूँ। हाँ यार, तू तो आज फाइनली अपने हबी के साथ होगी, लेकिन मुझे तो रात अपनी तन्हाई के साथ ही बितानी पड़ेगी। चल बाय। ये सुनकर रूही हंसने लगी और फोन काटने के बाद अपने पति के बारे में सोचती हुई फिर से उदास हो गई। निया उस वक्त तक नहीं जानती थी कि रूही का पति और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस कबीर ही है। वो अपनी लग्जरी गाड़ी में रूही के घर के पास पहुंचा और गाड़ी वहीं रुकवाकर अपनी गिफ्ट निकालकर हाथ में लेकर रूही के घर पर पहुंच गया। और वो ये देखकर हैरान रह गया कि रूही घर के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे तुम? पता है घर में कब से सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 3 साल बाद आज हम मिल रहे हैं, कम से कम अपने पति को गले तो लगा ही सकती थी तुम। इस फटीचर से बात करके टाइम क्यों खराब कर रही हो तुम रूही? अपनी सास का गुस्सा देखकर कबीर दंग रह गया। उसके बाद रूही की माँ ने कबीर को कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहा, वैसे तो मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन अब अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो और मेरी बेटी का पीछा छोड़ो। अपनी सास के हाथ में डिवोर्स पेपर्स देखकर कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। ये देखकर रूही ने कहा, मॉम, ये सब अभी करना जरूरी है क्या? आज न्यू ईयर है, हमें दादाजी के घर भी जाना है। नहीं रूही, ये आदमी तुम्हें अपने हाल पर छोड़कर 3 साल तक पता नहीं कहाँ चला गया था। इससे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और ये सब मैं और नहीं देख सकती, इसीलिए इस डिवोर्स का फैसला आज ही होगा। ये सुनकर कबीर ने बड़े शांत अंदाज में कहा, कमाल करती हो मम्मी जी, मैं 3 साल बाद आज घर आया हूँ और आप डिवोर्स पेपर्स के साथ मेरा वेलकम कर रहे हो। तभी अचानक रूही के घर में एक लग्जरी गाड़ी एंटर हुई, जिसे देखकर सब लोग चौंक गए। उस गाड़ी में से रूही का बेस्ट फ्रेंड रोहित उतर कर आया और स्टाइल से चलते हुए रूही के पास आ गया और कबीर का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे कबीर, तुम वापस आ गए और मैं देख रहा हूँ कि 3 साल बाद भी तुम पैदल ही चल कर आ रहे। इससे अच्छा तो तुम मुझसे गिफ्ट मांग लेते, कम से कम पैदल तो नहीं चलना पड़ता। ये कहकर रोहित कबीर का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा, लेकिन कबीर ने उसका जवाब भी बड़े शांत अंदाज में दिया। तुझसे लिफ्ट लेने से अच्छा तो मैं पैदल चलना पसंद करूंगा। रोहित समझ गया कि कबीर उसकी बातों से परेशान नहीं हो रहा था, तो उसने उसको ताना देने के लिए और बुरे तरीके से कहा और हंसने लगा। जिस आदमी की औकात चप्पल जैसी हो, वो बातें भी पैदल चलने की ही करेगा ना। जिस आदमी की औकात चप्पल जैसी हो, वो बातें भी पैदल चलने की ही करेगा ना। कबीर एक कदम आगे बढ़कर जवाब देने ही वाला था कि तभी रूही की माँ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 3 साल से मेरी बेटी को यहाँ छोड़कर दूसरे शहर में आवारागर्दी कर रहा था ना, अब डिवोर्स ले और यहाँ से चलता बन। मम्मी जी मजाक मत करो, मैंने बताया था कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये शादी अब नहीं चल सकती। लेकिन मम्मी जी मैं वापस आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वापस
पास आकर कोई एहसान नहीं किया तूने हमारे ऊपर। हमें तेरी ये फॉर्मल विजिट नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना कि रूही को डिवोर्स देकर वापस चले जाओ। कबीर रूही की माँ को देखकर मनी मन सोचने लगा, क्या ये डिवोर्स के पीछे पागल हो गई है? लेकिन रूही की माँ ने उसको खरी खोटी सुनाना बंद नहीं किया। तुम्हें पता भी है रोहित कौन है? शॉन कंपनी का फ्लोर मैनेजर और जनरल मैनेजर का बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर रूही चिल्ला कर बोली, मम्मा बस करो, बहुत हो गया। आज न्यू ईयर है, क्या आज ये सब बातें करना जरूरी है? आपस की लड़ाई बाद में भी हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि तुम नए साल की शुरुआत इस आदमी के साथ करो, इसीलिए मैंने डिवोर्स वाली बात कही। मौके का फायदा उठाकर रोहित भी बीच में बोल पड़ा, मिसेस यादव, मेरे डैड मुझे जल्दी ही हमारी कंपनी के चेयरमैन से मिलवाने वाले, तो अगर आप कहीं तो मैं रूही को भी उनसे मिलवाना चाहूंगा। जब रोहित ने रूही का नाम लिया तो कबीर अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू, तू मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहा है? शट अप कबीर। कबीर अपनी सास को हैरान होकर देखता रहा। वहीं रूही की माँ ने बड़े प्यार से रोहित को देखकर कहा, तुम रूही के बेस्ट फ्रेंड हो और मैं जानती हूँ तुम उसे फिर से इंडिपेंडेंट बना सकते हो। ऑफ कोर्स रूही तुम्हारे साथ जा सकती है। ये आप क्या कह रहे हो मम्मी जी? उनकी लड़ाई को देख रूही इरिटेट हो गई और उसने चिल्लाकर कहा, आप दोनों ऐसे जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो? आखिर घर के बाहर तमाशा करने की क्या जरूरत है? उसके बाद रूही ने एक लंबी गहरी सांस ली और कबीर को शांत करने के लिए बोली, आई एम सॉरी कबीर, मामा बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। जस्ट चिल कबीर। मेरी वाइफ मेरे सामने किसी के साथ घूमने जाएगी तो क्या मैं चिल करूंगा? नॉनसेंस। रोहित मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए प्लीज पर्सनल मत लो। रूही की बात सुनकर कबीर थोड़ा सा शांत हुआ और फिर बोला, ठीक है रूही, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। मामा प्लीज चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। यू गाइस कैरी ऑन, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बाकी सभी परिवार वाले घर के अंदर चले गए, लेकिन रोहित वहीं रुक गया। कबीर ने अंदर जाकर अपने लाए हुए गिफ्ट्स टेबल पर रख दिए और देखा कि अंदर रूही के कजिन्स भी बैठे हुए थे। फाइनली आज मैंने तुम्हारे हस्बैंड को देख ही लिया। 3 साल बाद आखिर तुम्हें फुर्सत मिल ही गई दादाजी से मिलने की। ऐसी बात नहीं है मेघा, वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। अच्छा, इतना बिजी कि अपनी वाइफ से मिलने का भी टाइम नहीं था। वैसे तोहफे में क्या लेकर आए हो? ये कहकर मेघा आगे बढ़ी और टेबल पर कबीर के रखे हुए गिफ्ट्स एक एक करके उठाकर उसे खोलकर देखने लगी। ये तो सस्ती शैंपेन लिया, शुक्र है देश से नहीं लाया। कहीं तुम्हारा हस्बैंड सस्ते नशे तो नहीं करता? ये किस टाइप के गिफ्ट उठा लाया दादू के लिए? उनकी बात सुनकर रूही का सर शर्म से झुक गया। कबीर को गुस्सा आ रहा था, लेकिन रूही की वजह से वो अपना गुस्सा दबाकर खड़ा हुआ अपना मजाक बनते हुए देख रहा था। इस आदमी को जीजू बोलने में शर्म आती है मुझे। पता नहीं तुम इसे अब तक क्यों झेल रही हो। देखो कबीर, मुझे भी तुम्हें अपना दामाद बोलने में कोई खुशी नहीं होती। जब से रूही ने मेरी बात ना मानकर तुमसे शादी की है, तब से मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी अपनी बच्ची की खुशी के लिए मैं अपने क्लासमेट मिस्टर मल्होत्रा से बात करूंगा, जो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा का नाम सुनकर कबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसे छुपाते हुए कबीर ने कहा, पापा जी, मुझे नहीं लगता कि वो बुड्ढा मुझे जॉब दिलाएगा। कबीर कबीर की बात सुनकर रूही के पापा को गुस्सा आ गया और घर के सभी लोग हैरान होकर कबीर को देखने लगे। मेरे दोस्त को तुम बुढ़ा क्या क्या बुला रहे हो? तमीज बेच खाई है क्या तुमने? एक तो मैं तुम्हारी लाइफ सेट करना चाहता हूँ और तुम मुझे ही जलील करने में लगे हो। शेम ऑन यू कबीर। तभी अचानक रोहित अपने हाथ में गिफ्ट लेके आया और बोला, तमीज की उम्मीद उससे की जाती है जिसका सोसाइटी में कोई स्टेटस होता है। जिसका कोई स्टेटस ही नहीं है, उससे तमीज की बात करना ही बेकार है। ये कहकर रोहित ने अपना लाया हुआ गिफ्ट टेबल पर रख दिया, लेकिन कबीर ने उसका जवाब देते हुए कहा, तुम अपने स्टेटस की चिंता करो मिस्टर रोहित, मेरे बारे में सोचकर टाइम वेस्ट मत करो। रोहित, इसने अभी तुम्हारे पापा को बुढ़ा कहा। ये सुनकर रोहित गुस्से में कबीर के पास गया और उसे उंगली दिखाकर बोला, तूने मेरे पापा को बुढ़ा कहा? मैं तुझे। रुको रोहित बेटे, 3 साल तक जाहिलों के बीच में रहकर इसके तो तेवर ही बदल गए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। पहले तो तूने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी और अब उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी छीन लेना चाहता है। आप फिक्र मत कीजिए मिसेस यादव, रूही से मेरी दोस्ती को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये आदमी मुझे और मेरे परिवार को कितना भी बुरा भला कह ले, मैं जानता हूँ कि रूही का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद रोहित ने फिर से कबीर की तरफ देखा और कहा, तू अब तक सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि रूही ने मुझे कसम दे रखी है, वरना मेरे पापा की बेइज्जती करने पर मैं तुझे जान से मार देता। तो मारना किसने रोका है? रोहित कबीर को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक रूही के ग्रैंडफादर वहां अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए आ गए। दादाजी आप आ गए? कबीर ने आगे बढ़कर दादाजी के पैर छुए और फिर उनके चलने में मदद करने लगा। रूही ने उठकर अपनी सीट दादाजी को दे दी और कबीर की मदद से दादाजी को उस पर बैठा दिया गया। अरे कबीर बेटा, तुम तो सालों बाद आए हो, अब पता नहीं मेरे और कितने दिन बचे हैं, इसलिए आते जाते मिलते रहा करो। कबीर की देखा देखी रोहित ने भी दादाजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर सब की तरफ देख कर बोला, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अब सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो देखिए मैं दादाजी और आप सब के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मिसेस यादव, मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी खुशी से करता हूँ, क्योंकि मैं आपके परिवार को अपना परिवार मानता हूँ। बेटा, तुम हमारे दिल के इतने करीब हो, ऐसी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मेलिटी नहीं, ये तो आप सबके लिए मेरा प्यार है। अच्छा, क्या आपने दादाजी को गुड न्यूज सुना दी? रूही के दादाजी ने गुड न्यूज की बात सुनकर रूही की तरफ ध्यान से देखा और रूही शर्माने लगी। ये देखकर दादाजी घबरा गए और मनी मन सोचने लगे, क्या गुड न्यूज हो सकती है? कहीं रूही प्रेग्नेंट तो नहीं, वो भी बिना अपने पति के? हे भगवान। लेकिन दादाजी के डर को दूर करते हुए रूही की माँ ने हंसते हुए कहा, पापा जी, आज रोहित एक गुड न्यूज लेकर आया है। रोहित के पापा मिस्टर मल्होत्रा आपसे मिलने आने वाले हैं।
ओह, तो ये गुड न्यूज है। कब आ रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? तभी मिस्टर मल्होत्रा दरवाजे से अंदर आते हुए बोले, अब आप इतने प्यार से बुलाएंगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना अंकल जी। नमस्ते। बड़ी लंबी उम्र है आपकी मल्होत्रा साहब, अभी हम आपको याद कर रहे थे। ये सुनकर कबीर मनी मन सोचने लगा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इतने में रोहित ने मिस्टर मल्होत्रा को आंखों से इशारा किया। मिस्टर मल्होत्रा उसका इशारा समझकर दादाजी के पास गए और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं आपके। हमारे संस्कारों ने ही तो अब तक हमें जिंदा रखा हुआ है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब आप लोगों से तो मैं मिल चुका, लेकिन आज हमारे चेयरमैन की वेलकम पार्टी का सारा अरेंजमेंट मुझे ही करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और आप सब पार्टी में आ ही रहे हैं तो मैं आपको वहीं मिलता हूँ। अरे अंकल जी, चाय तो पीकर जाइए। कबीर की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में उसे सर से पांव तक स्कैन करने लगा। अरे, ये तो वही बेरोजगार आदमी है ना जिससे रूही ने शादी की थी। हाँ पापा, ये वही सड़क छाप आदमी है जिसने रूही को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर कबीर अंदर ही अंदर अपने गुस्से को काबू करने लगा। रूही बेटा, कभी कभी सच में मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन इंसान को तभी अकल आती है जब उसे ठोकर लगती है। जब ये आदमी 3 साल के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया था, तब भी रोहित तुम्हारे साथ खड़ा था और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर रूही अपने गुस्से को काबू करते हुए कबीर को देखने लगी और कबीर पहले से ही गुस्से में था, लेकिन रूही की वजह से चुपचाप खड़ा हुआ था। देखा कबीर, रोहित दादाजी के लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाया है, और सिर्फ दादाजी के लिए ही नहीं, हम सब के लिए गिफ्ट लेकर आया है। कम से कम 2-3 लाख के होंगे। मुझे तो लगता है कि रोहित के गिफ्ट्स की वैल्यू कबीर के पूरे साल की सैलरी से भी ज्यादा होगी। रूही के सारे कजिन्स कबीर का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। मुझे तो लगता है कि कबीर चोर बाजार से अपना गिफ्ट खरीद के लाया है। रूही के सारे कजिन्स फिर से हंसने लगे और रोहित ने भी मौके का फायदा उठाकर हंसते हुए रूही की माँ से कहा, ये तो कुछ भी नहीं है मिसेस यादव, एक बार डिवोर्स फाइल हो जाए फिर देखिए मैं अपनी इस फैमिली का कैसे ख्याल रखता हूँ। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि ये सब बातें आप अभी क्यों कर रहे हैं। ये भी ठीक है, आज नया साल है, शाम को पार्टी है, आज हमें मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं। डिवोर्स की बात हम कल भी कर सकते हैं। सही बात है कबीर, चुपचाप एक कोने में बैठ जा। जब हम पिछले 3 साल से रुके हुए हैं तो एक दिन और सही। रोहित कितना अच्छा लड़का है रूही, पता नहीं तुमने उससे शादी क्यों नहीं करी। शायद अभी भी देर नहीं हुई है। डिवोर्स के बाद रूही बिल्कुल आजाद होगी, उसके पास सही फैसला लेने का वक्त होगा। और अगर इस बार रूही ने सही फैसला लिया तो क्या पता इस न्यू ईयर पर मैं ही आपका दामाद बन जाऊं। ये सब बातें सुनकर कबीर से अपना गुस्सा और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोहित की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूँ रोहित, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम लोग मेरी आंखों के सामने ही मेरी ही वाइफ की दूसरी शादी की बात कर रहे हो। मैं कभी किसी कीमत पर रूही को डाइवोर्स नहीं दूंगा। तुमसे किसी ने पूछा? तुझे कहा था ना कि चुपचाप एक कोने में बैठ जा। मम्मी जी, मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए रूही को अंदर ही अंदर दुख पहुंचा रहे हो। मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन रूही की इंसल्ट मैं नहीं देख पाऊंगा। और जिन गिफ्ट्स को तुम लोग कचरा बोल रहे हो, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। कबीर की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे, लेकिन रूही का सर झुका हुआ था। अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। अच्छा, मेरे लाए हुए गिफ्ट लाखों के हैं, तेरे गिफ्ट कितने के हैं? मेरे एक एक गिफ्ट की वैल्यू तेरी पूरे साल की सैलरी से ज्यादा है। ये सुनकर रूही के कजिन्स और रोहित और ज्यादा हंसने लगे और रोहित हंसता हुआ रूही के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। यार, लगता है तुम्हारे हस्बैंड को कुछ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। अपनी लाइन क्रॉस मत कर रोहित, मुझसे उलझना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। लाइन कैसे क्रॉस होती है ये मैं तुझे अब दिखाता हूँ। रोहित आगे बढ़ा, उसने टेबल से कबीर के रखे हुए गिफ्ट उठाकर जमीन पर पटक दिए और उन्हें पैरों तले कुचलते हुए बोला, ये तेरी और तेरे गिफ्ट की वैल्यू है। ये तेरी और तेरे गिफ्ट की वैल्यू है। रोहित का गुस्सा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। यू इडियट, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? माफी मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मुझे तुझसे माफी मांगनी पड़े। इसी बीच दादाजी का ध्यान एक गिफ्ट पर गया जो बॉक्स में से बाहर आ गया था। शट अप। दादाजी का गुस्सा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ दादाजी, सब ठीक तो है? एक मिनट रुको। दादाजी टेबल की तरफ बढ़े और कबीर के दिए गिफ्ट्स एक एक करके उठाकर देखने लगे। जैसे जैसे वो गिफ्ट देख रहे थे, उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये सब गिफ्ट कौन लाया है? दादू, ये सारे गिफ्ट्स कबीर लाया। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तुम बेवकूफ लोगों को पता भी है कि ये कितने कीमती हैं। दादाजी की बात सुनकर रूही की माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कजिन्स चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित सोच में पड़ गया और मनी मन बोला, लगता है बुढ़ा सठिया गया है, इस फटीचर के दिए गिफ्ट्स को कीमती बता रहा है। रूही भी हैरानी से कबीर को देखने लगी। पापा, क्या कह रहे हो आप? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी परख पर शक मत करो, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं और ये प्लेट गांधी जी की प्लेट है जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे बराबर याद है, रिटायर होने से पहले जब मैं पुराने चेयरमैन के ऑफिस में गया था, तब मैंने इस प्लेट को उनके ऑफिस में सजा हुआ देखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये प्लेट साबरमती की नीलामी में उन्होंने 2 करोड़ 44 लाख की बोली लगाकर हासिल की थी और अब तो इसकी कीमत 3 गुना से भी ज्यादा हो गई होगी। मेघा और रूही समेत उनके कजिन्स का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इसका मतलब? ये मम्मी जी कि मेरा लाया हुआ हर गिफ्ट करोड़ों का है।
रोहित को इतना तगड़ा शौक लगा कि वो कुछ देर तक स्टैचू बनकर खड़ा हो गया। तेरे पास, आई मीन तुम्हारे पास ये गिफ्ट्स आए कहाँ से? तभी रूही का पहला कजिन समीर अचानक उठकर बोला, जरा रुको, ये बॉक्स तो मैं खुद मिसेस सिंघानिया के लिए लाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें चेयरमैन को देने के लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं, और ये प्लेट भी उनमें से एक बॉक्स में मैंने खुद पैक की थी। हाँ, आर यू श्योर? आई एम डैम श्योर दादू, और उसका मतलब ये है कि इसने किसी तरह मिसेस सिंघानिया के गिफ्ट चुरा लिए। ये सुनकर रोहित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। लो जी, अब यादव फैमिली का दामाद चोर भी है। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्या जब तुमने इतनी बड़ी चोरी की? इन सब का जवाब देने के लिए कबीर ने कहा, मैं क्या तुम्हें चोर लगता हूँ? ये तो हर चोर कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अरेस्ट करके पूछताछ के लिए ले जाऊंगा। पिछवाड़े पे 2 डंडे पड़ेंगे तो सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। कबीर ने गुस्से में समीर को देखकर कहा, अगर सच्चाई साबित करने का यही एक तरीका है तो मुझे गिरफ्तार होना भी मंजूर है, लेकिन ये गिफ्ट मेरे हैं और मैं खुद इन्हें दादाजी के लिए लेकर आया हूँ। तुम समझते क्या हो खुद को? शॉन कंपनी का चेयरमैन? अरे ये हम सबको बेवकूफ समझता है, तभी तो मिसेस सिंघानिया के गिफ्ट लेकर यहाँ आ गया। इसे कोई डर नहीं है कि कोई इसकी चोरी पकड़ लेगा। असल में ये नहीं जानता था कि मैं शॉन कंपनी का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, और अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी पावर है। अंकल, आंटी, इस बार तो कबीर बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तभी समीर ने अपना फोन निकालकर किसी को फोन मिलाया और कहा, हेलो, इमीडिएटली यादव बंगलो पे आओ। अगर मिसेस सिंघानिया को पता चला कि उनके दिए गिफ्ट्स हमारे दामाद ने चुरा लिए हैं, तो उनको बहुत बुरा लगेगा और हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सब देखकर रूही की आंखें नम हो गईं और उसने कबीर से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कबीर? मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली की कितनी बदनामी हो जाएगी। मेरा यकीन करो रूही, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब गिफ्ट्स मिसेस सिंघानिया ने मेरे लिए ही तैयार करवाए थे। शट अप कबीर, एक तो तुमने चोरी की और अब बच के भागने के बहाने बना रहे हो। पता नहीं तुम्हें हमारे परिवार से क्या दुश्मनी है। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तभी तुझ पर शक हो गया था कि तू एक नंबर का निकम्मा है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तू चोर भी है। तभी वहाँ 2 बाउंसर आ गए। पकड़ लो इसे। समीर के इशारे पर दोनों बाउंसरों ने कबीर को पकड़ लिया। व्हाट? तुम मुझे ऐसे इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकते। What the hell? समीर, क्या सच में ये सब करना जरूरी है? गिफ्ट्स आखिर तुम्हारे सामने ही है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। अब इसे तुम चोरी कहो या धोखाधड़ी, मिसेस सिंघानिया के गिफ्ट्स ये अपने नाम से यहाँ लाया है, इसीलिए तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करूंगा तो मेरा प्रमोशन पक्का। ये सुनकर रूही हताश हो गई और उसने अपनी इस हताशा से कबीर की तरफ देखा। गार्ड्स, इसे लेके चलो। एक बार फिर सोच ले समीर, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। थोड़ी देर में मिसेस सिंघानिया यहाँ आने वाली हैं। उनके सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो उनके आने से पहले तेरे मुंह से कन्फेस करवाना होगा कि तूने ही चोरी की है। रोहित चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए चुपचाप खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। रूही अपनी परेशानी छुपा नहीं पा रही थी। ऐसा मत करो समीर, मुझे लगता है कि घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये बात तेरे इस बेवकूफ पति को चोरी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। उसके बाद रूही की माँ ने समीर को देखकर कहा, समीर बेटा, इस चोर को अभी इसी वक्त लेकर जाओ। अब मुझसे इसका चेहरा और नहीं देखा जा रहा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो समीर। समीर के बाउंसर्स कबीर को जबरदस्ती खींच कर ले गए और एक बार फिर रोहित ने मौके का फायदा उठाकर कहा, लगता है कि यादव फैमिली का दामाद बदलने का वक्त आ गया है। रोहित अभी सोच ही रहा था कि समीर अपने बाउंसर्स के साथ कबीर को लेकर बाहर चला गया। आखिर ये सब आज ही के दिन क्यों करना है? मिसेस सिंघानिया किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद सबका ध्यान दरवाजे से आई आवाज पर गया। आ जाएंगी नहीं, आ गई हैं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एक ही पल में मिसेस सिंघानिया पूरे परिवार के सामने आकर खड़ी हो गई। हैप्पी न्यू ईयर मिसेस सिंघानिया। आइए, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मिस्टर यादव, आपने हमारी कंपनी में सारी जिंदगी काम किया है। आज भी कंपनी में आपका नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। आपसे बिना मिले कैसे चली जाती? मिसेस सिंघानिया, प्लीज हैव अ सीट। अरे आप लोग भी तो बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हुए हैं? रूही का पूरा परिवार टेंशन में एक दूसरे को देखने लगा, क्योंकि वो मिसेस सिंघानिया के सामने सच नहीं जाहिर होने देना चाहते थे। बात को घुमाने के लिए रूही की माँ ने कहा, वो तो जैसे ही हमें पता चला कि आप आने वाली हो, हम आपका वेलकम करने के लिए खड़े हो गए। वरना आप इतनी बिजी रहती हो कि हमने तो आपके आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतने में मेघा आगे बढ़ी और उसने मिसेस सिंघानिया के लिए एक चेयर ऑफर की। प्लीज मिसेस सिंघानिया। थैंक्स, मैं अपनी सर्विस खुद कर सकती हूँ। जैसे ही मिसेस सिंघानिया अपनी सीट पर बैठी, उनकी नजर रोहित की तरफ गई। अरे रोहित, तुम यहाँ? हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। रोहित, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पापा के साथ शाम की पार्टी की तैयारी नहीं कर रहे? मैम, एक्चुअली मैं मिस्टर यादव की ग्रैंड डॉटर का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, इसीलिए यहाँ आया था उन्हें न्यू ईयर विश करने। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। वैसे मिस्टर यादव, आपको इस घर में कंफर्टेबल तो लगता है ना? अगर आप चाहें तो मैं चेयरमैन से बात करके आपको इससे बड़ा बंगलो अरेंज करवा सकती हूँ। वैसे भी आपका आधे से ज्यादा परिवार हमारी कंपनी में काम करता है, तो आपकी फैमिली के कंफर्ट का ख्याल रखना हमारी कंपनी की ड्यूटी है। थैंक यू सो मच, लेकिन कंपनी ने अब तक मेरी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है वो कम नहीं है। रूही की फैमिली में सभी लोग नॉर्मल होने का दिखावा कर रहे थे और मुस्कुराकर मिसेस सिंघानिया से बातें कर रहे थे, लेकिन रूही का ध्यान कहीं और ही था, क्योंकि वो अब तक कबीर को लेकर परेशान थी और उसके चेहरे से उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी। मिसेस सिंघानिया, आपके लिए टी, कॉफी कुछ मंगवाया जाए? नो थैंक्स, आई एम गुड। नो मैम, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज, आपको कुछ तो लेना ही होगा। जस्ट वाटर।
रूही मिसेस सिंघानिया की बात सुनकर तेजी से वहाँ से चली गई। किचन में जाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज का दिन ऐसा बीतेगा। रूही ने अपने आंसू पोंछ दिए और एक ग्लास में पानी लेकर मिसेस सिंघानिया के पास वापस गई। जब उसने मिसेस सिंघानिया को पानी दिया तो उन्होंने रूही की आंखों में उदासी को नोटिस कर लिया। उसके बाद उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और रूही से पूछा, अरे रूही, तुम्हारे हस्बैंड कबीर भी आ जाने वाले थे, वो कहाँ हैं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रूही ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाकी फैमिली वाले भी एक दूसरे को देखने लगे। तब मेघा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैम, एक्चुअली हुआ ये कि समीर कबीर को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करके पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले गया है। ये सुनकर मिसेस सिंघानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और चिल्लाकर मेघा से कहा, व्हाट आर यू सीरियस? क्या तुम लोग जानते भी हो तुमने क्या किया है? मिसेस सिंघानिया की बात सुनकर रूही की फैमिली के सभी लोग चौंक गए। दूसरी तरफ समीर अपने बाउंसर्स के साथ कबीर को पकड़कर अपने ऑफिस में ले आया। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ समीर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। समीर बड़े स्टाइल से अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, देखो कबीर, क्योंकि तुम रूही के हस्बैंड हो इसलिए हमारे रिश्ते का ख्याल रख करके मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मिसेस सिंघानिया के सामने अपना गुनाह कबूल करके माफी मांग लो तो शायद तुम पुलिस केस से बच जाओगे। मैं पर्सनली मिसेस सिंघानिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें माफ कर दिया जाए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, तो फिर तुम्हें जो कुछ भी करना है कर सकते हो। कबीर का कड़क जवाब सुनकर समीर को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो तुम्हें आसान रास्ता नहीं चाहिए? फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने अपने रिश्ते का लिहाज नहीं किया। ठीक है, नहीं कहूंगा। अगर मैं यहाँ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा तो कोई देखने भी नहीं आएगा, समझा? इसीलिए मुझे ये अकड़ दिखाने का कोई फायदा नहीं है। देख समीर, अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है तो अभी रुक जा, बाद में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डायलॉग तो बहुत अच्छा मारता है, लेकिन अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। मुझे तो तू शुरुआत से ही नहीं पसंद और अब तो मुझे तुझे ठिकाने लगाने का मौका भी मिल गया। तभी एक गार्ड अंदर आया और समीर के पास पहुंचकर उसको सैल्यूट मारकर बोला, सर, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बात कर रहा है? मैं यहाँ हूँ, मुझसे भी बड़ी कोई मुसीबत हो सकती है क्या? अरे सर, ये आपसे भी बड़ी मुसीबत है। क्या? मुझे पूरी बात बता कि क्या हुआ है। सर, मिसेस सिंघानिया यहाँ आ चुकी और वो बहुत गुस्से में है। मिसेस सिंघानिया का नाम सुनकर समीर हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मिसेस सिंघानिया वो यहाँ क्यों आई है? मुझे नहीं पता सर। अब अगर वो यहाँ आ ही चुकी हैं तो मुझे उनका वेलकम करने के लिए बाहर जाना चाहिए। समीर भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, मिसेस सिंघानिया दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनको देखकर समीर शॉक हो गया और बोला, मैम, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुलवा लिया होता। मिसेस सिंघानिया की आंखें गुस्से से लाल थीं और उन्होंने समीर को जवाब दिया तो समीर हिल गया। यहाँ आने की तकलीफ मुझे तुम्हारी वजह से उठानी पड़ी, यू मॉरॉन। समीर घबरा कर बोला, मैम, आप इतने गुस्से में क्यों है? सब ठीक तो है? मेरे गुस्से की वजह तुम ही हो इडियट, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैडम, मैं नहीं, आपके गुस्से की वजह ये आदमी है। इसी ने आपके दिए गिफ्ट चुराए। बट डोंट वरी, आई विल मेक हिम कन्फेस। लेकिन इससे पहले कि समीर कुछ कर पाता, मिसेस सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा, यू फूल, जिसे तुम जो कह रहे हो ना, वो शॉन कंपनी के चेयरमैन है। ये सुनकर समीर की हालत खराब हो गई। जो बाउंसर कबीर को पकड़कर खड़े थे वो उसे छोड़कर डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गए और कबीर अपने कपड़े ठीक करके स्टाइल से बैठ गया। मिसेस सिंघानिया उसके पास आई और बोली, आई एम सॉरी सर, पता नहीं ये छोटी सी बात यहाँ तक कैसे पहुंची कि आपको इस तरह यहाँ लाया गया। इस बेवकूफ ने आपको चोर समझ लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता अगर मुझे आने में इतनी देर न हुई होती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये सुनकर समीर अपना सर खुजाने लगा और बोला, लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। अभी मैं जिस आदमी को चोरी के इल्जाम में पकड़कर पूछताछ करने वाला था वो शॉन कंपनी का चेयरमैन। आई डोंट बिलीव इट। You will believe that when you will be terminated. मैं क्या अपने बॉस को नहीं पहचानूंगी डियर? जिसको तुम बेवकूफों ने चोर समझ लिया वो हम सबके बॉस हैं, मिस्टर कबीर मेहरा। कुछ देर के लिए समीर बिल्कुल सुन्न हो गया और मन ही मन सोचने लगा, What the hell? ये मुझे क्या हो रहा है? अनजाने में मैंने कबीर को क्या कुछ नहीं कहा। पता नहीं ये मुझे कभी माफ करेगा भी या नहीं, लेकिन अगर मुझे टर्मिनेट कर दिया गया तो मेरा तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। नो वे। अपनी बर्बादी के ख्यालों में खोए हुए समीर का ध्यान अचानक कबीर पर गया। जब कबीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ समीर? गिरगिट की तरह तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? होश में आने के बाद समीर ने माफी का ड्रामा शुरू कर दिया। ये तो मुझसे टोटल ब्लंडर हो गया सर। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। अच्छा, अब तुम्हें मुझसे नहीं उगलवाना कि मैं चोर हूँ। क्यों? वो सर, इसमें भी सारी मेरी गलती है। मुझे कुछ भी करने से पहले मिसेस सिंघानिया से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों के सामने प्रमोशन का पर्दा पड़ गया था। सर प्लीज मुझे माफ कर दो ना। आखिर एंड में तो हम लोग रिश्तेदार ही है ना। रिश्तेदार? अभी थोड़ी देर पहले तू मुझे इसी रिश्ते का हवाला देकर एक ऐसा कन्फेशन साइन करवाना चाहता था जो क्राइम मैंने किया ही नहीं। तब तुझे इस रिश्ते की याद नहीं आई? कबीर की बात सुनकर समीर का सर शर्म से झुक गया। जब रूही की मॉम मुझे रूही को डिवोर्स देने के लिए कह रही थी तब तू उनका साथ दे रहा था। तब भी तुझे इस रिश्ते की याद नहीं आई। अब जब तेरी नौकरी जाने वाली है तब तुझे रिश्ता याद आया। समीर ने हल्की सी नजर उठाकर कबीर की तरफ देखा। कबीर को उसकी आंखों में किसी भी तरह की शर्म नहीं दिखी। सच तो ये है कि अगर मैं सच में कोई गरीब या आम आदमी होता तो अब तक तो तुम मुझे पीट रहे होते। तुम ये जो माफी मांग रहे हो ना, ये मुझसे नहीं, मेरी पोजीशन से माफी मांग रहे हो। और तुमने क्या कहा था मुझसे कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं था, है ना? तो अचानक मुझ पे इतना प्यार कहां से आने लगा? बोलो। समीर हिचकिचाते हुए बोला, सर मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अगर आप मुझे टर्मिनेट कर देंगे तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। मेरे लिए तो सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी। प्लीज सर, इंसानियत के नाते मुझे माफ कर दीजिए। उसको अपनी नौकरी के लिए इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर कबीर मुस्कुराकर उससे बोला,
मैंने तुझे वार्निंग दी थी कि अगर अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो रुक जा, लेकिन तू नहीं माना। तो अब एक काम कर, बहुत शौक है ना तुझे लोगों को लॉकअप में डालने का, तो अब तू इस ऑफिस में 2 दिन के लिए बंद रहेगा, टोटल लॉकडाउन। ये सुनकर समीर के हाथ पैर कांपने लगे। लॉकडाउन? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं भला खुद को ऐसे कैसे बंद कर सकता हूँ? तभी बाहर से किसी गाड़ी के हॉर्न की बहुत तेज आवाज आने लगी। मिसेस सिंघानिया ने गार्ड को इशारा किया और गार्ड भागकर ऑफिस से बाहर चला गया। और फिर जब मिसेस सिंघानिया ने पलटकर समीर को देखा तो वो कबीर के पैर पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आई एम सॉरी सर। मुझे 1 घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरी इज्जत मिट्टी में मिले या कूड़े में। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी वो गार्ड वापस आया जो कुछ देर पहले बाहर गया था और सर झुकाकर बोला, सर 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 बीच में बकवास करना बंद करो इडियट। देख नहीं रही कि मैं सर से भीख मांग रहा हूँ, आई मीन माफी मांग रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चेयरमैन सर से बात कर रहा हूँ, वही हमारे असली बॉस हैं। गार्ड की तीखी बात सुनकर समीर का सर शर्म से झुक गया और कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने गार्ड से पूछा, क्या हुआ? सर, मिसेज यादव अपने पति के साथ बाहर आई हुई हैं और सिंघानिया मैडम से मिलना चाहती हैं। ये सुनकर कबीर सोच में पड़ गया। मिसेस सिंघानिया ने कबीर की तरफ देखा और कबीर ने सोचते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, आप बाहर जाकर उन दोनों को अटेंड कीजिए और उन्हें किसी भी तरह वापस भेज देना। बस एक बात का ध्यान रखना कि अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर। मिसेस सिंघानिया कबीर का ऑर्डर फॉलो करते हुए बाहर निकल कर आई और देखा कि रूही के मम्मी पापा उनके सामने खड़े थे। मिसेस सिंघानिया, हम मानते हैं कि हमारे दामाद से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हमारी पूरी फैमिली से रिलेशन खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से गुस्से में घर से चली आई तो हमें लगा। नहीं मिस्टर यादव, मैं गुस्सा नहीं हूँ। हमारा दामाद बहुत नादान है, असल में वो कुछ घमाता धमाता है नहीं, इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में उसको सीधा कर दूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर मिसेस सिंघानिया सोच में पड़ गईं और मन ही मन सोचने लगी, मिस्टर यादव सीधा तो तुम लोगों को कबीर सर करेंगे, शायद इसलिए उन्होंने अपना सच अब तक तुम लोगों से छुपा के रखा हुआ है। मिसेस सिंघानिया को मन ही मन मुस्कुराता हुआ देखकर रूही के माँ बाप एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर यादव, आप टेंशन फ्री होकर घर जाइए और पार्टी तैयारी कीजिए। मैं आपसे शाम को पार्टी में ही मिलूंगी। रूही के माँ बाप निराश होकर वहाँ से चले गए और मिसेस सिंघानिया वहाँ खड़ी सोचती रही, लगता है कबीर सर कोई धमाका करने वाले हैं। तभी कबीर दरवाजे से बाहर आया और उसने दरवाजे पर एक ताला लगा दिया। हालांकि अंदर से समीर की आवाज जरूर आई, सर मैं 2 दिन तक नर्क में भी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा सर, प्लीज। तुम्हारी नौकरी के बारे में मैं 2 दिन बाद सोचूंगा। टिल देन एंजॉय योर लॉकडाउन। ये देखकर मिसेस सिंघानिया हैरान रह गईं। सर, आपने तो लिटरली इन्हें बंद कर दिया। पता है मिसेस सिंघानिया, मैं हमेशा से यही चाहता था कि कोई लड़की एक अच्छे इंसान के तौर पर मुझे पसंद करे, ना कि मेरी दौलत के लालच में मुझसे शादी करे। और रूही ने बिना मेरी असलियत जाने मुझसे प्यार किया। रूही की बात करते ही कबीर थोड़ा इमोशनल हो गया। और जब आज मैं अपना सच बताने के लिए आया तो रूही की पूरी फैमिली की असलियत देखकर हैरान रह गया। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं ना कहूं आप किसी को भी नहीं बताएं कि मैं असल में कौन हूं। कबीर की बात सुनकर मिसेस सिंघानिया हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, बॉस इज ऑलवेज राइट सर। दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई, मगर दूसरी तरफ रूही की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वो अपने बेडरूम में बैठी रो रही थी और मेघा उसे समझा रही थी। आई डोंट बिलीव इट रूही, तुम अभी भी कबीर की इतनी परवाह कर रही हो, ये जानते हुए भी कि वो एक चोर है। ही इज माय हस्बैंड मेघा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसकी परवाह करना कभी बंद नहीं कर सकती। मेघा रूही को देखती ही रह गई। तुम प्यार में अंधी हो चुकी हो रूही। रूही ने चौंक कर मेघा की तरफ देखा। तभी मेघा ने दोबारा कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हें बहुत सोच समझ कर शादी करनी चाहिए थी। अब देखो क्या निकला तुम्हारा पति, एक नंबर का चोर। रूही का गला जैसे जम सा गया था। वो मेघा की बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। जरा सोचो रूही, उस 2 कौड़ी के आदमी की वजह से कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी फैमिली की। अगर ये खबर मीडिया में आ गई कि या तो फैमिली का दामाद एक चोर है, तो लोग हमारे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। आंखों में नमी लिए रूही ने हिम्मत करके मेघा को जवाब दिया, तुम मानो या ना मानो, जहाँ तक मैं कबीर को जानती हूँ वो कभी चोरी नहीं कर सकता। वो अपने उसूलों का पक्का इंसान है। उसूलों का पक्का है नहीं था। मुझे यकीन है कि इन 3 सालों में वो बहुत बदल चुका है। जरा सोचो, अगर उसने चोरी नहीं की तो उसके पास चेयरमैन के गिफ्ट्स कहाँ से आ गए? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है और वो लगातार यही कहता रहा कि ये सारे गिफ्ट्स वो लाया है। तुम कब तक ऐसे सच से भागती रहोगी रूही? यू आर स्टिल यंग, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। मैं तो कहती हूँ उसे डिवोर्स दे दो और अपने करियर पर ध्यान दो, या फिर तुम दूसरी शादी भी कर सकती हो। चॉइस इज योर्स। मेघा अपनी शातिर नजरों से रूही को देख रही थी और रूही मेघा की बातों से पूरी तरह हैरान थी। रूही ने मन ही मन सोचा, समझ में नहीं आ रहा ये मेघा मुझ पर डिवोर्स के लिए इतना प्रेशर क्यों बना रही है, लेकिन मैं इस हाल में कबीर का साथ नहीं छोड़ सकती। अपने इरादे को मजबूत करके रूही ने मेघा को जवाब दिया, इस वक्त कबीर को मेरी बहुत जरूरत है एंड आई लव हिम, इसलिए मुझे समझाना छोड़ो और मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे हस्बैंड अमन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होता तो क्या तुम उसे डिवोर्स दे देती? रूही की बात सुनकर मेघा चौंक कर उसे देखने लगी। देखो रूही, समझाना मेरा फर्ज था।
अब फैसला लेना तुम्हारे हाथ में है, चाहे जो कुछ भी हो। खानदान की बदनामी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर मेघा रूही को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई और रूही अब भी सोच में डूबी हुई थी। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कबीर कभी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। टेंशन में रूही के दिमाग में ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। दूसरी तरफ कबीर मिसेस सिंघानिया के साथ उनकी गाड़ी में यादव फैमिली के बंगलो की तरफ आ रहा था। स्टॉप द कार। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। लेकिन यादव बंगलो अभी भी कुछ दूरी पर है, आप पैदल चलने की तकलीफ क्यों कर रहे हैं सर? मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं मिसेस सिंघानिया, आप जाकर पार्टी की तैयारी कीजिए। आई एम गुड विद वॉकिंग। वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जमीन से जुड़े रहने के लिए जमीन पर पैदल चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद कबीर स्माइल करके वहाँ से पैदल चला गया और दूसरी तरफ रूही को उसकी फ्रेंड निया का कॉल आया। हेलो हाय निया। यार, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या? सुनने में आया है कि तेरे हस्बैंड ने चेयरमैन के गिफ्ट चुरा लिए। क्या ये बात सच है? रूही निया की बात सुनकर चौंक गई। पता नहीं, दिल तो कह रहा है कि कबीर ने ये चोरी नहीं की, लेकिन इस वक्त सारे सबूत कबीर के खिलाफ हैं। लेकिन इस मैटर का तुझे कैसे पता चला? रोहित ने यहाँ कुछ लोगों को फोन करके ये बताया है। ओह, देख रूही, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोच। एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? और भूल मत जाना, आज पार्टी है। ठीक है, पार्टी में मिलते हैं। फोन काटने के बाद रूही को रोहित पर बहुत गुस्सा आया। ये रोहित भी ना एक नंबर का कमीना है। हमारे घर की बात बाहर फैलाने की क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ इस वजह से चुप बैठी हूँ क्योंकि मुझे रोहित के पापा से कबीर की जॉब की बात करनी है। क्या करूँ? टेंशन में रूही यहाँ वहाँ घूम रही थी और तभी उसे एक आइडिया आया। मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर समीर से रिक्वेस्ट करके कबीर को छुड़ा लेना चाहिए, यही लास्ट ऑप्शन है। ये सोचकर रूही ने फटाफट अपने कपड़े बदले और समीर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। रूही अपने घर के गेट पर पहुंची, लेकिन जैसे ही गेट खुला उसने सामने से कबीर को आते हुए देखा। वो उसे देखकर हैरान हो गई। कबीर, तुम बाहर कैसे आए? बस आ गया। तो फिर समीर कहाँ है? वही तो तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। क्या उसी ने तुम्हारी हेल्प की बाहर आने में? नहीं, फिलहाल मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। कबीर की बात सुनने के बाद रूही शक भरी निगाहों से उसे सिर से पांव तक देखते हुए मन ही मन सोचने लगी। आई डोंट बिलीव इट। समीर के तेवर देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से कबीर को छोड़ देगा। क्या कबीर झूठ बोल रहा है? कहीं ये वहां से भागकर तो नहीं आया? क्या कबीर झूठ बोल रहा है? कहीं ये वहां से भागकर तो नहीं आया? यही सब सोचते हुए रूही ने कबीर से पूछा, सच सच बताओ कबीर, क्या सब कुछ क्लियर हो गया? अब क्या तुमने भी मुझ पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है रूही? मैं कह रहा हूँ सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? ये सुनकर रूही थोड़ा शांत हुई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक दूसरा सवाल आ गया। अच्छा, और मिसेस सिंघानिया गुस्से में घर से गई थी, क्या उन्होंने तुम्हें पनिश नहीं किया? वो मुझे क्यों पनिश करेंगी? और वैसे भी मम्मी जी और पापा जी की मिसेस सिंघानिया से बात हो चुकी है, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जब समीर तुम्हें ले गया था तो दादू को बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए मॉम डैड वापस आने के बाद उनके पास बैठे थे। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, इसलिए उनसे बात नहीं की। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। ये सुनकर रूही की टेंशन बढ़ गई। नो कबीर, आई एम वार्निंग यू, तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम पर फिर से ऐसे एलिगेशंस लगें। जब भी तुम कुछ करने जाते हो तो कुछ गलत ही हो जाता है। सो स्टॉप दिस राइट नाउ। कबीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और रूही का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ओके रूही, आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे आई मिस्ड यू। कबीर की बात सुनकर रूही के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आई मिस्ड यू टू। चलो अब इस झगड़े को खत्म करते हैं। और ये कहते हुए रूही अचानक चुप हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन दिखाई दी। क्या हुआ रूही? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे रोहित ने अपनी रियूनियन पार्टी में इनवाइट किया था, तो मैं सोच रही थी। ओके ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। वैसे कहाँ है उसकी पार्टी? होटल पैराडाइज में। ठीक है, चलो टैक्सी कर लेते हैं। रूही और कबीर रोहित की पार्टी में जाने के लिए चल पड़े। कबीर ने मन ही मन सोचा, जब तक मैं रोहित को सबक नहीं सिखाता तब तक रूही को नहीं बताऊंगा कि मैं ही शॉन कंपनी का चेयरमैन हूँ। टैक्सी में बैठा कबीर अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसका फोन बजा और कबीर हैरान हो गया। ये देखकर रूही ने पूछा, किसका फोन है? तुम्हारे पापा का। देखता हूँ अब क्या नया ज्ञान देने वाले हैं। हेलो पापा जी। कबीर, सब काम छोड़ दो और जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी होटल पैराडाइज जाओ। होटल पैराडाइज का नाम सुनकर कबीर चौंक गया। होटल पैराडाइज? वैसे तो मैं रूही के साथ वहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या आप भी वहीं आ रहे हैं? ये सुनकर रूही के पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नहीं बेटा, असल में मैंने मिस्टर मल्होत्रा से तुम्हारी जॉब की बात कर ली है। क्या पापा जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी उनसे जाकर बात करोगे और कल से जॉब ज्वाइन करोगे। ये कहकर रूही के पापा ने गुस्से में फोन काट दिया और रूही की माँ की तरफ देखा। मैं उसका डाइवोर्स करवाना चाह रही हूँ और तुम उसकी जॉब लगवा रहे हो। रूही की माँ गुस्से में उठकर चली गई और दूसरी तरफ कबीर और रूही आपस में बहस कर बैठे। तो क्या गलत कह दिया पापा ने? जब लोग तुम्हें ताने देते हैं तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो, ऐसा लगता है कि यू डोंट गिव अ डैम टू एनीथिंग। कबीर ने रूही को समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है रूही, सच तो ये है कि आज मैं सबका बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबके दिमाग में यही बात है कि तुम मुझे 3 साल के लिए छोड़कर चले गए थे, इसीलिए सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इतने में टैक्सी वाला ड्राइवर उनसे बोला, ओ मैडम जी, गाड़ी 5 मिनट से खड़ी है, अगर आपको और झगड़ना है तो वेटिंग का भाड़ा लगेगा। कबीर की हंसी छूट गई और रूही गुस्से में गाड़ी से उतरते हुए बोली, पहले नहीं बता सकते थे? कैसे आदमी हो, बैठकर हमारा झगड़ा देख रहे हो?
जब वो दोनों होटल की लॉबी में गए तो रूही ने कहा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ओके, आई विल वेट। रूही के जाते ही कबीर ने अपना फोन निकालकर मिस्टर मल्होत्रा को कॉल कर दिया। जब मल्होत्रा का फोन बजा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे बॉस का फोन। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मल्होत्रा, मैं पैराडाइज होटल के लॉबी में खड़ा हूँ, 5 मिनट में यहाँ पहुंचो। मल्होत्रा कबीर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने फिलहाल हाँ में जवाब देना ही ठीक समझा। ऑफ कोर्स सर, अभी आया। ये कहकर कबीर ने फोन काटा और इतने में रोहित वहाँ पर आ गया। जब उसने कबीर को देखा तो उसका पारा हाई हो गया। तेरी इतनी देखो, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी नए एपिसोड्स आएंगे। तो अब दोस्तों को भी बुलाओ और मिलके हमें सपोर्ट करो। हिम्मत मेरी रियूनियन पार्टी में आ गया। पता नहीं इस होटल की सिक्योरिटी को क्या हो गया है। तेरे जैसे भिखारी को अंदर ही क्यों आने दिया? टुडे आई विल टीच यू अ लेसन रोहित मल्होत्रा, तमीज से बात करने का लेसन। एक सेकंड के लिए कबीर का जवाब सुनकर रोहित का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन तभी उसे फिर से गुस्सा आ गया। मुझे तमीज सिखाएगा तू? सिर्फ तमीज से बात करना ही नहीं, तुझे दूसरों की इज्जत करना भी आज सिखा कर जाऊंगा। शट अप। अगर ये पब्लिक प्लेस ना होती तो तुझे यहीं गाड़ देता। तू जानता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। अगर ये पब्लिक प्लेस ना होता तो क्या कर लेता तू? मुझे जान से मारने की कोशिश करता क्या? अब तू देख कि मैं कैसे तुझे और तेरे बाप मल्होत्रा को सबके सामने नंगा करूंगा। ओए, बाप पर मत जा कबीर। रूही के घर में भी तूने मेरे बाप का मजाक उड़ाया था। सिर्फ रूही के कहने पर ही मैं चुप रहा। अब मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना एक थप्पड़ में तेरे कान से खून निकाल दूंगा। अच्छा तो फिर मारना, मैं भी तो देखूं कितनी पावर है तेरे थप्पड़ में। उसके बाद मैं तेरे बाप को अपने थप्पड़ की पावर दिखाऊंगा। रोहित से गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने कबीर का कॉलर पकड़ लिया। इसका जवाब देते हुए कबीर ने भी उसका कॉलर पकड़ लिया। होटल का स्टाफ उनको हैरान होकर बहुत ध्यान से देखने लगा। मैनेजर डर के मारे एक रिसेप्शनिस्ट से बोला, पुलिस अलर्ट ऑन कर दो, लगता है आज होटल में मर्डर होने वाला है। पुलिस अलर्ट ऑन कर दो, लगता है आज होटल में मर्डर होने वाला है। तभी अचानक सबका ध्यान रूही की आवाज पर गया। स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? रूही की आवाज सुनकर कबीर और रोहित ने एक दूसरे का कॉलर छोड़ दिया। रोहित ने बात को पलटते हुए कहा, कुछ नहीं यार, आज रियूनियन पार्टी है ना, तो हम अपने कॉलेज की यादें ताजा कर रहे थे। कितनी अजीब बात है ना तो हमारी कॉलेज में आपस में बनती थी और ना ही हम आज एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हैं। इतने में रूही उनके पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर होटल के रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर से पूछा, सर क्या करूं, पुलिस को बुलाना है या नहीं बुलाना? वेट, अभी किसी को मत बुलाना, पहले देखने दो कि मैटर क्या है। होटल का स्टाफ बड़े ध्यान से कबीर और रोहित की तरफ देख रहा था। तब रूही ने रोहित को समझाते हुए कहा, कबीर मेरे साथ आया। रोहित, तुमने मुझे तो इनवाइट किया ही था ना? ऑफ कोर्स रूही, यू एंड योर गेस्ट्स आर ऑलवेज वेलकम इन माय पार्टी। तो अब मैं डांस फ्लोर पर आग लगाने जा रहा हूँ, तुम लोग चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कहकर रोहित वहाँ से चला गया। रूही और कबीर एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखने लगे। तो अब चले? लेडीज फर्स्ट। जैसे ही रूही और कबीर पार्टी हॉल में पहुंचे, कबीर ने देखा कि रोहित अब भी उसे गुस्से में घूर रहा था। कबीर को देखकर रोहित ने मन ही मन सोचा, अगर कभी अकेले में मौका मिला तो इस हरामजादे की लाश भी कभी किसी को नहीं मिलेगी। अब तक सिर्फ रूही को हासिल करने के लिए ही मैं चुपचाप बैठा हूँ। तभी अचानक रोहित का फोन बजा और वो फोन को देखकर चौंक गया। डैड, इस टाइम क्यों फोन कर रहे हैं? तब उसने फोन उठाया और कहा, यस डैड। रोहित, इमीडिएटली लॉबी में आओ, चेयरमैन वहां पहुंचे हुए हैं। ये सुनने के बाद रोहित का मुंह शॉक से खुला रह गया। क्या? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम फटाफट से जाकर उनको अटेंड करो। मैं 1 सेकंड में आ गया डैड। रोहित बिना किसी की बात सुने पार्टी से निकलकर भागा और सीधा लॉबी में पहुंचकर यहाँ वहाँ देखने लगा। ठीक उसी टाइम होटल के बाहर मिस्टर मल्होत्रा की गाड़ी आकर रुकी। मिस्टर मल्होत्रा ने गाड़ी में से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन यहाँ पर आया है और यहाँ कोई भीड़ भाड़ या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा। अंदर चेक करता हूँ। जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा अंदर लॉबी में पहुंच गए, उन्होंने देखा कि रोहित वहाँ पर उनका इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ बेटा तुमने टाइम पे पहुंचकर चेयरमैन को अटेंड कर लिया। व्हाट? मैंने किसी को भी अटेंड नहीं किया है। लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। यहाँ ऐसा माहौल ही नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर मल्होत्रा को एक ख्याल आया और उन्होंने अपने बेटे से कहा, ओह, मुझे लगता है कि शायद वो अभी आने वाले होंगे। उन्होंने अपना स्वागत करवाने के लिए ही मुझे फोन किया होगा। एक काम करो, तुम जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो, यहाँ की सारी तैयारी मैं देख लूंगा। अपनी बाप की बात मानकर रोहित लॉबी से चला गया और जब वो पार्टी में पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर ने रूही की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे हुए थे और दोनों किस करने वाले थे। तभी रोहित ने चिल्लाकर कहा, एवरीवन, मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। रोहित की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और रोहित इस बात से रिलैक्स हो गया कि कबीर और रोहित किस नहीं कर पाए। हेलो गाइस, आज हमारी इस रियूनियन पार्टी में मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे गेस्ट से जो आज से पहले कभी किसी रियूनियन पार्टी में नहीं आया। सब लोग हैरान होकर रोहित की तरफ देख रहे थे। गाइस, ये है हमारे कॉलेज के टॉपर कबीर, जो पहले रूही का पति बना और अब पेशे से चोर बन गया। पार्टी में मौजूद सभी लोग कबीर और रूही को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, जिसमें रोहित के खास दोस्त विक्की और कपिल भी थे। इतने अच्छे ग्रेड होने के बावजूद भी अगर चोरी करनी पड़े तो कितने शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात तो तब होगी जब मैं अपने पापा को जाकर ये बताऊंगा कि जिस आदमी की आप मिसाल देते थे वो तो एक चोर निकला। ये तो हमारी क्लास का मॉनिटर हुआ करता था।
मुझे तो लगा था कि जरूर ये किसी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर जाएगा। किसने सोचा था कि ये एक चोर बनेगा। इन सब की बातें सुनकर रूही को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन एज यूजुअल कबीर को किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तो टॉपर से सीधा टपोरी बन गया। कपिल की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और सबसे ज्यादा तो रोहित हंस रहा था। रूही भी उसकी बात को समझ गई थी, लेकिन कबीर की जॉब की वजह से चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। जस्ट चिल कबीर, तुम तो जानते ही हो कि कॉलेज के दोस्त कैसे होते हैं, तो किसी की बात का भी बुरा मत मानना। और अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाए तो प्लीज मुझसे मांग लेना, चुरा के मत ले जाना। रोहित के मजाक के बाद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। कबीर मुस्कुराता हुआ उन्हें देखे जा रहा था और ये देखकर रूही को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा है रोहित, मुझे जो भी चीज पसंद आती है मैं उसे डायरेक्टली खरीद लेता हूँ। ये सुनकर रोहित और उसके दोस्त और भी जोर से हंसने लगे। फिर रोहित ने कहा, अगर ऐसा ही है कबीर, तो क्या तुझे ये होटल पसंद नहीं आया? और अगर तुझे ये होटल पसंद आ गया है तो इसको आज ही खरीद ले। रोहित की ये बात सुनकर कबीर चारों तरफ होटल की दीवारों को देखने लगा। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि उसके भी पैसे लगेंगे जो कि तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता बचा है कबीर, मेरे पैर पकड़कर मुझसे सॉरी बोल दो और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा सिर्फ रूही की खातिर। ये सुनने के बाद कबीर और रूही ने एक दूसरे को देखकर लंबी गहरी सांस ली और उसके बाद कबीर ने रोहित से कहा, अपनी औकात में रह रोहित। ये सुनने के बाद रोहित को गुस्सा आ गया। औकात? तू बार बार मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है कबीर, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं कुछ गलत कर बैठूं। औकात? तू बार बार मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है कबीर, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं कुछ गलत कर बैठूं। रोहित को गुस्से में देखकर कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कबीर ने उसको उकसाने के लिए कहा, तू पहले ही बहुत कुछ गलत कर चुका है रोहित, इट्स टाइम फॉर पे बैक। रोहित कबीर को जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक रोहित के साथ खड़े दोस्त ने कहा, अरे छोड़ ना रोहित, ये बता कि अगर इसने चोरी की तो तुमने इसको जेल क्यों नहीं भेजा? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। जब समीर इसे पकड़कर ले गया था तो मुझे लगा था कि वो पुलिस केस बनाकर इसे जेल भेज देगा, बट एज यूजुअल रूही ने हमेशा की तरह इसे बचा लिया। यार वैसे इस मामले में कबीर तो बहुत लकी है कि उसे रूही जैसी पार्टनर मिली है। ये बात सुनकर रूही शर्मा कर कबीर को देखने लगी, लेकिन कबीर गुस्से में रोहित और उसके दोस्तों को देख रहा था। कॉलेज में ये बंदा इतना इंटेलिजेंट था कि मुझे तो लगता था शायद इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, और हर लड़की को गवर्नमेंट जॉब वाले से ही तो शादी करनी होती है। मुझे लगता था कि शायद रूही ने इसी वजह से कबीर से शादी की है। नहीं गाइस, सच तो ये है कि इसने रूही को झूठ बोलकर अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर अपनी बेरोजगारी से तंग आकर आखिर में चोर बन गया। गवर्नमेंट जॉब का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन इसको गवर्नमेंट रेसिडेंस जरूर मिलेगा जेल में। ये कहकर रोहित और उसके दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगे। अंदर ही अंदर रूही एम्बैरेस फील कर रही थी। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको क्या मिलेगा। और जहां तक रही उस गवर्नमेंट जॉब की बात, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि कॉलेज में मेरे 95% मार्क्स आए थे। अगर मैं चाहता तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता था, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। और तेरे ये बड़े बड़े सपने ही तुझे जेल में पहुंचा देंगे और फिर वहां बैठकर आराम से सपने देखना। यहाँ पर रूही का ख्याल मैं रख लूंगा। रोहित और उसके दोस्त फिर से जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन कबीर एकदम से चिल्लाकर बोला, मेरी वाइफ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर को गुस्से में देखकर रोहित के दोस्त ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, OMG, मैं तो डर गया, इतना गुस्सा। कबीर को गुस्से में देखकर रूही मनी मन सोचने लगी, मैं जानती हूँ कि रोहित कबीर को हद से ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन कबीर की जॉब के लिए उसे थोड़ा कंट्रोल करना ही होगा। यही बात मन में सोचकर रूही ने कबीर का हाथ पकड़कर कहा, ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कबीर, रोहित सिर्फ मजाक कर रहा है। देख भाई कबीर, मैंने तुझे यहाँ इनवाइट नहीं किया था, लेकिन अब तू रियूनियन पार्टी में आ ही गया है तो थोड़ा बहुत मजाक तो तुझे सहना ही पड़ेगा। जस्ट चिल कबीर। हाँ कबीर, कॉलेज में भी तो सब इसी तरह से मजाक किया करते थे। फॉरगेट इट कबीर, इट्स जस्ट अ जोक। हाँ रूही, समझाओ अपने हस्बैंड को कि कांट इवन टेक अ सिंपल जोक। कबीर शांत खड़ा होकर सबकी बात सुनता रहा और उसके बाद उसने कहा, जोक तो आज मैं तेरा और तेरे बाप का बनाऊंगा। कबीर, तू फिर से मेरे बाप पर मत जा। बार बार मैं तुझे रूही का लिहाज करके छोड़ देता हूँ। एक तो मेरी ही पार्टी में बिना इनविटेशन के आ गया और मेरे ही बाप का मजाक उड़ा रहा है। तेरी और तेरे बाप की औकात नहीं है कि वो मुझे कहीं भी इनवाइट कर सके। मैं जहां भी जाता हूं अपनी मर्जी से जाता हूं और यहाँ मैं रूही के साथ आया हूं बिकॉज शी इज माई वाइफ। जब तुझे सच का पता चलेगा तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। कबीर की बातें सुनकर रोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तभी उसके दोस्त ने कहा, भाई मुझे तो लगता है कि शायद इसके सर पर चोट लगी और इसके दिमाग में केमिकल लोचा चल रहा है। इस बार रोहित के दोस्त तो हंस रहे थे, लेकिन रोहित अब भी गुस्से में कबीर को देख रहा था। यार फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इसे एक दिन का सीएम बना दिया हो, तभी तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। असल में सच्चाई तो ये है कि रूही के पापा ने मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर तेरी जॉब के लिए भीख मांगी है, तब जाकर मेरे पापा शॉन कॉर्पोरेशन में तेरी जॉब लगवाने को रेडी हुए हैं। यही तेरी असली औकात है। ये बात सुनकर कबीर ने गुस्से में रोहित की तरफ देखा और कहा, मैं आज तक सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की वजह से चुप था, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने देखा ना कि किस तरह से ये तुम्हारे पापा का मजाक उड़ा रहा है। कबीर की बात सुनकर रूही ने शर्म से सर झुका लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद गलती मेरी है। मुझे लगा था कि मैं जैसा हूं तुम लोग मुझे वैसा ही अपना लोगे, मुझे समझने की कोशिश करोगे, हमारे रिश्ते की रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन तुम्हारी फैमिली में उससे रिस्पेक्ट मिलती है जो उसके लायक भी नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगातार ये दिखावा करता रहता है कि वो कितना अमीर है। कबीर की बात सुनकर रोहित मुस्कुराकर ताली बजाने लगा। नाइस डायलॉग्स। अबे तू फिल्मों में काम क्यों नहीं करता? डायलॉग तो बहुत अच्छे अच्छे बोलता है। ऐसे डायलॉग बोलना तूने कहाँ से सीखा? जरूर जेल में सीखे होंगे।
रोहित और उसके दोस्त फिर से जोर जोर से हंसने लगे और कबीर रोहित की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी रूही ने उसे रोक दिया। बस करो तुम दोनों, कैसे बच्चे की तरह लड़ रहे हो? कम से कम सिचुएशन तो देखो। सब लोग यहाँ पार्टी करने आए हैं और तुम लोग सिर्फ अपना झगड़ा करने में लगे हुए हो। जरा तुम अपनी जॉब के बारे में सोचो कबीर। गाइस, मैं बहुत जल्दी कंपनी में प्रमोट होने वाला हूँ। मेरे पापा पहले से ही चेयरमैन की बहुत खास है और एक बार उनका भी प्रमोशन हो गया तो फिर इंडिया में कोई भी फैमिली हमारी टक्कर की नहीं रहेगी। कबीर चुपचाप खड़ा हुआ रोहित की बातें सुन रहा था। मी एंड माय फैमिली इज ब्लेस्ड। कबीर, देखा तूने कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में हम इंडिया की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज में आ गए। दिस इज कॉल्ड लेगेसी कबीर एंड यू शुड बेटर अंडरस्टैंड दैट। यस, आई अंडरस्टैंड दैट। क्यों, अब तुझे मुझसे जलन तो नहीं हो रही? बहुत जल्द चेयरमैन खुद मुझसे मिलने वाले हैं। ये सुनकर रूही परेशान होकर मन ही मन सोचने लगी, ओह नो, कहीं ऐसा ना हो कि आज की इस लड़ाई की वजह से कबीर की जॉब हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। ओह नो, कहीं ऐसा ना हो कि आज की इस लड़ाई की वजह से कबीर की जॉब हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। रोहित और कबीर की लड़ाई देखकर रूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी रोहित के दोस्त ने उससे एक सवाल पूछा जिस पर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। ये देखकर रूही ने चैन की सांस ली। यार, मैंने सुना है कि शॉन कॉर्पोरेशन दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। एग्जैक्टली। और तुम देखना कि एक बार मैं कंपनी का जनरल मैनेजर बन गया तो फिर मैं इस कंपनी को दुनिया की टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में बदल दूंगा। फिर तो अपना रोहित वर्ल्ड फेमस हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो बेचारा कबीर तो जेलसी से मर ही जाएगा। अरे, इसको हम लोग बरनौल लाकर दे देंगे, जहाँ जलन हो वहाँ लगा लेगा। रोहित और उसके दोस्त फिर से हंसने लगे। सपने देखना अच्छी बात है रोहित, लेकिन जब तक चेयरमैन तुम्हारा प्रमोशन लेटर साइन नहीं कर देते तब तक तुम्हें प्रमोशन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। चेयरमैन मेरे पापा से आज ही मिलने वाले हैं थोड़ी देर में। वाह यार, वैसे एक बात तो बताओ, आखिर ये शॉन कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है कौन? अरे विक्की, जरूर किसी ना किसी बिलियनियर फैमिली से होगा। किसी कॉमन मैन के बस की थोड़ी ना है इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना। रोहित ने पलटकर कपिल की तरफ देखा और कहा, गलत, वो किसी बिलियनियर फैमिली से नहीं है। मेरी तरह वो भी एक सेल्फ मेड मैन है। ये सुनकर कबीर को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया। और शायद तुम लोग नहीं जानते, ये शॉन कॉर्पोरेशन आज जिस ऊंचाई पर है वहां पहुंचने के लिए चेयरमैन ने 3 साल तक दिन रात एक करके काम किया है। इसे कहते हैं असली सक्सेस। ये सुनकर कबीर मन ही मन सोचने लगा। जिस तरह से रोहित मेरी तारीफ कर रहा है, दिल तो करता है कि इसे माफ कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। कबीर अभी सोच ही रहा था कि रोहित दोबारा बोल पड़ा। आज की दुनिया में कोई आदमी अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इतनी तेजी से तरक्की करे तो उसे ही असली लीडर माना जाता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रोहित, यही एक असली लीडर की पहचान होती है। कितनी अजीब बात है ना कपिल, कोई जीरो से हीरो बन जाता है और उसने अपनी चालाक निगाहों से कबीर की तरफ देखा और आगे कहा, और कोई हीरो से सीधा चोर बन जाता है। वैसे कबीर, तुम नहीं जानते कि मैं चेयरमैन को अपना आइडल मानता हूँ और उनकी सक्सेस की कहानी इंडिया में हर गली हर कोने में फैली हुई है। और मेरे डैड इतने हाई वैल्यूड हैं कि बहुत ही जल्द हम भी बिलियनियर बनने वाले हैं। रोहित की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तभी रोहित ने कबीर को देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि कबीर भी हंस रहा था। यार रोहित, डायलॉग तो तू भी अच्छा बोल लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में तेरी ये सारी हवाबाजी हवा में ही उड़ जाएगी। कबीर का जवाब सुनने के बाद रूही मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं ये कबीर को क्या हो गया है, एक के बाद एक बेवकूफियां करता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद ये नौकरी करना ही नहीं चाहता। रूही का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि कबीर ने दोबारा कहा, लेकिन कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। सक्सेस को मेजर करना हो तो जिंदगी में कभी कभी किसी को खुशी देकर देखना, तब तुम्हें एहसास होगा कि असली सक्सेस किसे कहते हैं, समझे? कबीर की बात सुनकर रोहित ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देखो चोर क्या कमाल का ज्ञान बांट रहा है, लगता है जेल में ये महफिल सजाया करेगा। रोहित और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और रूही को ये देखकर हैरानी हुई कि उन सब के साथ साथ कबीर भी हंसने लगा था। ये तो टाइम ही बताएगा। इस टाइम अपना टाइम आ चुका है। मेरे डैड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते ही मैं सिर्फ एक फोन कॉल में तेरी जॉब लगवा सकता हूँ। रियली? एब्सोल्युटली। तू तो खुद ही इतना इंटेलिजेंट है कि तुझे एक डायरेक्टर की पावर का पूरा अंदाजा है। मैं अपने मुंह से ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तू बिल्कुल सच बोल रहा है। बेचारी रूही कब से चुपचाप खड़ी है, सोच रही है कि यही तुम्हारी जॉब लगने का लास्ट चांस है और अब तक तूने जितनी भी बदतमीजियां की हैं उसी की वजह से तुझे मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। इतने में कपिल रूही की तरफ बढ़ा और उसने रूही से कहा, रूही यार तू देख ना, रोहित तो सिर्फ हेल्प ही करना चाहता है, वरना जिस तरह से कबीर बदतमीजी किए जा रहा है मैं ऐसे आदमी के लिए कभी कुछ भी ना करूं। हाँ रूही, कबीर जैसे लोग ये डिजर्व नहीं करते। अब तुम ही इसे समझा सकती हो। अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो आज रोहित के सामने सॉरी बोलना ही होगा। ये सब सुनकर रूही के दिमाग पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। We are in the middle of a party। मेरा टाइम खराब मत करो कबीर, जल्दी डिसाइड करो कि सॉरी बोलना है या नहीं। रोहित के दोस्त कबीर का मजाक उड़ाने लगे। सॉरी बोल दे कबीर, वरना पछताएगा। और सॉरी बोलते टाइम झुकना मत भूलना। कबीर को गुस्सा आ गया और उसने विक्की को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से विक्की कुछ कदम पीछे जाकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। तू पागल हो गया क्या कबीर? ये तूने क्या किया? ये घटिया हरकत जो तूने की है ना विकी, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। ये देखकर रूही कबीर के सामने आ गई और उसने रोते हुए उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो कबीर? मेरे पापा मिस्टर मल्होत्रा के सामने हाथ जोड़कर तुम्हारे लिए जॉब मांग रहे हैं और तुम उनकी सारी मेहनत वेस्ट कर रहे हो। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम ही मेरा साथ देने की कोशिश नहीं करना चाहते।
रूही की बात सुनकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर यू सीरियस रूही? क्या अभी भी तुम्हें सब मजाक लग रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस इडियट से कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। बेचारी रूही, लगता है उसका पति सारी जिंदगी चोरी करके उसका पेट भरने की सोच रहा है। ये याद रखना कि मैंने तुम्हें कभी भी इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। तुम यहाँ अपनी वाइफ की वजह से आए हो, इसीलिए तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसकी रिस्पेक्ट करनी है और किसकी नहीं, ये मुझे तुझसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित को कबीर पर बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, सिक्योरिटी, जल्दी से अंदर आओ और इस कचरे को बाहर फेंको। सिक्योरिटी, जल्दी से अंदर आओ और इस कचरे को बाहर फेंको। रोहित की बात सुनकर रूही घबरा गई, लेकिन कबीर अब भी गुस्से में रोहित को घूर रहा था। ठीक है, जिसको चाहे बुला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जरा तेवर तो देखो इसके। फिक्र मत करो, मैं यहीं खड़ा हूँ, जिसको चाहे बुला लो। कई बार आवाज लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो कबीर ने कहा, कैसे फ्लोर मैनेजर हो तुम? तुम्हारे बुलाने पर तो कोई भी नहीं आया। ये देखो, अब मैं बुलाऊंगा। ये कहते हुए कबीर ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाकर बात करने लगा। दूसरी तरफ वो फोन रोहित के पापा मिस्टर मल्होत्रा ने उठाया। हेलो मल्होत्रा। यस सर, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द लॉबी। 1 मिनट के अंदर अंदर पार्टी हॉल में पहुंचो, मैं यहाँ आ चुका हूँ। सर, आप अंदर कब आए? खैर छोड़िए, मैं अभी आता हूँ। रोहित और उसके दोस्त कबीर को फोन पर बात करते हुए देखकर कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। जब कबीर ने फोन काट कर जेब में रखा तो रोहित ने उससे हैरानी से पूछा, अबे तू पागल हो गया क्या? लगता है बेरोजगारी के प्रेशर ने तेरे दिमाग की नसें हिला दी हैं। मैं तो पागल नहीं हूँ और ना ही बेरोजगार हूँ, लेकिन तू और तेरा बाप दोनों बहुत जल्दी बेरोजगार हो जाओगे और उसके बाद बेरोजगारी के प्रेशर से तुम्हारे दिमाग की नसें हिल जाएंगी और एक न एक दिन तुम दोनों पागल जरूर हो जाओगे। अबे 2 कौड़ी के आदमी, तू मेरे डैड को जॉब से निकलवाएगा? अपनी औकात मत भूल। तू मेरी ही पार्टी में आकर मुझे धमका रहा है। मुझसे सॉरी बोलने के बजाय आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट किया जा रहा है। इन दोनों की बातें सुनकर असल में रूही के दिमाग पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इस वक्त उससे प्यार करने का दावा करने वाले रोहित और कबीर दोनों को ही वो आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। इस महंगे होटल में आने की तेरी औकात नहीं है। यहाँ आने की परमिशन तुझे सिर्फ इस वजह से मिल गई क्योंकि तू रूही का हस्बैंड है। अरे मैं तो तुझे अपने डैड की सिफारिश से जॉब दिलवाने वाला था, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे डैड को जॉब से निकालने की बात कह दी। रूही इस वक्त बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। मेरे डैड एक लेविश मेंशन में रहते हैं और मैं खुद मर्सिडीज चलाता हूँ और तू यहाँ वहाँ टैक्सी से घूमता रहता है। कबीर, सच तो ये है कि तेरा मेरा कोई मैच नहीं है। तेरे जैसे 10-20 नौकरों को तो मैं अपने पैर की ठोकर पर रखता हूँ। आई एम फ्रीकिंग मिलियनेयर। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ये कहने की कि तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? यू मोरॉन। रोहित की बात सुनकर कबीर ने स्माइल करके कहा, काफी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया तूने रोहित, लेकिन मैं तुझे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दैट आई डोंट गिव अ डैम। उधर रूही से ये एम्बैरेसमेंट और बर्दाश्त नहीं हो पाई और उसने चिल्लाकर कबीर से कहा, बस करो कबीर, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगे और मैं कब से तुम्हें चुप रहने को कह रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? रूही की आंखों में आंसू देखकर कबीर चौंक कर बोला, तुम टेंशन मत लो रूही, बस देखती जाओ, मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे कबीर? अगर कुछ ठीक करना ही है ना तो सबसे पहले मेरी लाइफ के वो 3 साल मुझे वापस कर दो जो मैंने तुम्हारा इंतजार करते हुए वेस्ट कर दिए। रूही के सवाल का कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। बस बहुत हो गया कबीर, अब मुझसे ये सब और हैंडल नहीं हो रहा है। आई एम गोइंग होम। रुको रूही, मेरी बात सुनो। अरे रूही, मेरी बात तो सुनो। रोहित और कबीर दोनों ने रूही को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो किसी के भी रोकने से नहीं रुकने वाली थी। रूही के जाने के बाद रोहित ने गुस्से में कहा, देखा कबीर, पहले तूने रूही की फैमिली को डिसअपॉइंट किया और अब रूही भी तुझसे नाराज होकर चली गई। चल ये सब छोड़, अब तू ये बता कि अब तू अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे सॉरी बोलेगा या नहीं? नहीं, सॉरी तो तू मुझे बोलेगा जब मैं तुझे और तेरे बाप को टर्मिनेट करूंगा। इतने में मिस्टर मल्होत्रा वहाँ चलते हुए आ गए और कबीर को रोहित से बहस करते हुए देखकर गुस्से में उसके पास गए और बोले, क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोगों ने तो ऐसे शोर मचा रखा है जैसे कि कोई मछली मार्केट हो। जो मैं मल्होत्रा, कितनी देर हो गई तुझे फोन किए? रास्ता भटक गया था या रास्ते में किसी लड़की को छेड़ रहा था? ये सुनकर रोहित और उसके सभी दोस्त हैरान रह गए। पहले तो मिस्टर मल्होत्रा भी मुंह खोलकर कबीर को देखते रहे, लेकिन उसके बाद गुस्से में बोले, हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आखिर तू है कौन जो मुझे नाम से बुला रहा है? लगता है तुझे अपनी जॉब से प्यार नहीं है। रोहित, ये कैसे आदमी को तुमने अपनी पार्टी में बुला रखा है? इस पागल को पता भी नहीं है कि किससे बात कर रहा है। तभी मल्होत्रा को याद आया कि उसने कबीर को कहाँ देखा था। अरे ये तो वही आदमी है, अपनी यादव फैमिली का निकम्मा दामाद, जिसने यादव खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इसे तो अब तक जेल में होना चाहिए था, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि समीर ने आखिर से क्यों छोड़ दिया। चलो, उससे जो गलती हुई है मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं अभी कमिश्नर को फोन करके इसे अंदर करवा देता हूँ। मल्होत्रा ने कमिश्नर को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन इतने में कबीर ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या मल्होत्रा? कबीर के शब्द सुनकर मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे फिर से नाम लेकर बुलाया? तुझे पता भी है कि तू कहाँ खड़ा है? इस बार कबीर मल्होत्रा का मजाक उड़ाते हुए बोला, यू आर सच अ फूल मल्होत्रा, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं फर्श पर खड़ा हुआ हूँ? कबीर की बात सुनकर रोहित और उसका बाप मल्होत्रा एक दूसरे को गुस्से में देखने लगे। रोहित, क्या तुमने इस बदतमीज इंसान को यहाँ इन्वाइट किया है? नहीं डैड, मैंने इसे इनवाइट नहीं किया। मैंने तो सिर्फ रूही को इनवाइट किया था। यह कुत्ता तो उसके साथ साथ यहाँ पर पहुंच गया। ओह, इस पार्टी में तो अपनी बीवी के दम पर आया है और मुझसे बहस कर रहा है। साला 2 कौड़ी का जोरू का गुलाम। इतने में कबीर ने मिस्टर मल्होत्रा को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसे देखकर पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया।
इतने में कबीर ने मिस्टर मल्होत्रा को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसे देखकर पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। What the hell is wrong with you? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को टच करने की? सिर्फ टच ही नहीं किया, थप्पड़ मारा यार। पार्टी में मौजूद सभी मेहमान मल्होत्रा को देखकर आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। इस तरह से अपनी इंसल्ट होता हुआ देखकर मल्होत्रा से रहा नहीं गया। गार्ड्स गार्ड्स जल्दी आओ। देखते ही देखते वहाँ पर 2 बाउंसर आ गए और मल्होत्रा के पास आकर खड़े हो गए। इस आदमी को मार मार के बाहर कर दो और इसको इतना मारो कि इसे एहसास हो जाए कि इस इडियट ने किस आदमी पर हाथ उठाया है। दोनों बाउंसरों ने कबीर को दोनों तरफ से घेर लिया। ये देखकर रोहित और उसके दोस्तों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। अब आएगा असली मजा, जब इस कुत्ते को इसकी असली औकात का पता चलेगा। बाउंसरों को देखकर रोहित के दोस्तों में भी एक नई हिम्मत आ गई, तो वो दोनों भी बोल पड़े। हाँ अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मल्होत्रा अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसकी हड्डियां तोड़ के इसे एहसास कराऊंगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। कबीर इस टाइम चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन अपनी पैनी निगाहों से वो रोहित के दोस्तों और दोनों बाउंसरों को देखकर उनकी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। इस हरामजादे को अच्छे से सबक सिखाना, ताकि इसे पता तो चले कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है। लेकिन इससे पहले कि कोई भी कबीर पर हमला करे, उसने मल्होत्रा से कहा, तेरा बेटा तो स्टूपिड है ही, लेकिन तू उससे भी बड़ा बेवकूफ है। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम दोनों माफी मांग लोगे तो बच जाओगे, वरना अच्छा नहीं होगा। You both are such a shame for Sean Corporation. The company doesn't need you two anymore. कबीर की बात सुनकर पार्टी में सन्नाटा छा गया। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि तुम दोनों अब तक मेरी कंपनी में कैसे टिके हुए हो। क्या बोला तू? शॉन कॉर्पोरेशन तेरी कंपनी है? लगता है किसी ने तुझे सस्ता नशा करा दिया है, पर कोई बात नहीं, 2 डंडे पड़ेंगे तो सारा नशा उतर जाएगा। बेवकूफ, तू सिर्फ चोर ही नहीं नशेड़ी भी है। मेरे सामने तेरी खड़े रहने की भी औकात नहीं है। इतने में कबीर ने मल्होत्रा को एक और थप्पड़ मार दिया और जो भी कबीर को घेर कर खड़ा था, एक कदम से पीछे हट गया। रोहित के दोस्त और दोनों बाउंसर घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। कबीर, तूने फिर से मेरे डैड को मारा, अब तूने सारी हदें पार कर दिया कबीर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रोहित कबीर को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब कबीर ने आंखों में जुनून लिए रोहित की तरफ देखा तो रोहित की हिम्मत जवाब दे गई और वो खड़े खड़े कबीर को देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा। अचानक इसको ना जाने क्या हो गया, पहले ही इसने पापा को थप्पड़ मारकर अपनी इंसल्ट कर दी है, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी थप्पड़ मार दे, पार्टी में सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इतने में कबीर ने मल्होत्रा से कहा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था मल्होत्रा, पिक्चर तो अभी बाकी है। सबसे पहले मैं तुझे फायर करूंगा और उसके बाद तेरे बेटे को, तब जाकर तुम दोनों को अपनी असली औकात का पता चलेगा। कबीर, तू मेरी औकात की बराबरी नहीं कर सकता। मेरी इंपॉर्टेंस इतनी है कि चेयरमैन खुद मुझसे मिलने आ रहा है यहाँ। मेरा कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में इतना ज्यादा है कि तेरे जैसे 10 लोग भी मुझे फायर नहीं कर सकते। मल्होत्रा की बात सुनकर कबीर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मल्होत्रा डर के मारे एक कदम पीछे हट गया और मन ही मन सोचने लगा, इसे थोड़ा दूर खड़ी रहना ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे तीसरा थप्पड़ भी मार दे। लेकिन कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे फायर करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी काफी है और वो मैं हूँ। औकात से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है तुझे। बस 2 मिनट रुक जा, शॉन कॉर्पोरेशन का चेयरमैन यहीं कहीं पास में होगा। मैं भी देखता हूँ कि उनके सामने तू क्या बोलता है। अच्छा, तो फिर तू चेयरमैन से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता कि तू और तेरा बेटा इस कंपनी में और कितने दिन के मेहमान है? कहाँ है चेयरमैन, किधर है? ये कहकर मल्होत्रा और उसका बेटा रोहित पार्टी हॉल में चारों तरफ देखने लगे। वहाँ आए हर मेहमान को उन्होंने ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें चेयरमैन कहीं भी नजर नहीं आया। इधर उधर क्या देख रहे हो? चेयरमैन तुम्हारे सामने ही खड़ा है। ये बात सुनकर मल्होत्रा शॉक हो गया। रोहित और उसके दोस्त भी आंखें फाड़ कर कबीर को देखने लगे। व्हाट? तू खुद को चेयरमैन समझता है क्या? तेरा ऊपर कमाला खाली है? अरे पगले, तुझसे ना हो पाएगा ये चेयरमैन का नाटक। चल चल अपना रास्ता नाप। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग कबीर के ऊपर हंसने लगे। रोहित ने फिर से उसका मजाक उड़ाने के लिए कहा, गाइस, जिसकी आज तक कोई क्लर्क की भी जॉब नहीं लगी, वो अपने आप को शॉन कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बताता फिर। व्हाट अ जोक। तुझे बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे हैं हम, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तुझे पता चलेगा कि मल्होत्रा से पंगे लेने का क्या अंजाम होता है। तभी मिसेस सिंघानिया की असिस्टेंट तान्या वहाँ आ गई। उसे देखकर रोहित और मल्होत्रा चौंक गए। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये तो मिसेस सिंघानिया की नीस और असिस्टेंट है, इसको तो मैंने इनवाइट भी नहीं किया था। पता नहीं क्यों आज इस पार्टी में एक के बाद एक बिन बुलाए मेहमान आते जा रहे हैं। मल्होत्रा ने गुस्से में कपिल की तरफ देखा और कपिल ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अरे तान्या बेटी, वेलकम टू आवर पार्टी। अच्छा हुआ तुम आ गई। हमारे चेयरमैन ने 2 बार मुझे फोन किया और अपने वेलकम के लिए कहा, लेकिन वो खुद पता नहीं अब तक कहाँ है। ऊपर से फ्रॉड आदमी अपने आप को चेयरमैन बता रहा है। हम तो इसकी जमकर पिटाई करने वाले हैं। आप प्लीज असली चेयरमैन को बुला लीजिए। तान्या ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या मल्होत्रा? तुम दोनों को अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या? इनके साथ बदतमीजी करके तुम लोगों ने अपनी शामत खुद बुलाई है। तुम्हें पता भी है ये कौन है? शॉन कॉर्पोरेशन को एक्वायर करने वाले यही हैं, हमारे नए चेयरमैन मिस्टर कबीर मेहरा। शॉन कॉर्पोरेशन को एक्वायर करने वाले यही हैं, हमारे नए चेयरमैन मिस्टर कबीर मेहरा। ये सुनने के बाद रोहित और उसके पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये सच में चेयरमैन है? एब्सोल्युटली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित तो कह रहा था कि ये चोर है। इसी चक्कर में तो हमने इसकी न जाने कितनी बेइज्जती कर दी। अभी पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगा। शौक की वजह से चुपचाप खड़े हुए मल्होत्रा ने अपना होश संभाला और उसके बाद तान्या से कहा, ये तुम क्या कह रही हो तान्या बेटी? अब मुझे लगता है कि जरूर कोई गलतफहमी हो गई। ये आदमी यादव फैमिली का निकम्मा दामाद है, ये चेयरमैन नहीं हो सकता। लेकिन तान्या ने कबीर को देखकर कहा, सर, आई एम रियली सॉरी। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग आपसे इस तरह बिहेव करेंगे। आप रहने दीजिए मिस तान्या, आपको किसी के लिए भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज मैंने देख लिया कि यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। कबीर और तान्या की बात सुनकर रोहित और उसके पापा टेंशन में पसीने से भीग गए। मल्होत्रा ने मन ही मन सोचा, अरे यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अनजाने में हमने कबीर की बहुत बेइज्जती की है, शायद इसलिए वो हमको जॉब से निकालने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ रोहित के मन में भी ऐसे ही आइडियाज आ रहे थे। वो भी अपनी बाप की तरह मन ही मन सोचने लगा। मुझे तो सोच सोच कर चक्कर आ रहे हैं। सुबह से ना जाने मैंने कबीर को क्या क्या कह दिया है। रूही से उसका डिवोर्स करवाने की कोशिश की और उसके सामने कबीर को नीचा दिखाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हम डूम्ड। रोहित और उसके पापा टेंशन में कबीर से बचने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। इतने में रोहित के दोस्तों ने अपना पाला बदल लिया। सॉरी यार कबीर, तू तो आई मीन सर, आप तो कॉलेज टाइम से ही टॉपर रहे हैं। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। असल में रोहित ने आपको चोर कहकर हमें भड़काया था। हाँ कबीर सर, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम रोहित की बातों में आ गए, वरना हमारी और आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मल्होत्रा को भी एहसास हो गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सर, मैंने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा। मैं अपने और अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सर प्लीज, आई एम सॉरी। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? मिस्टर मल्होत्रा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। और वैसे भी ये गलती तुम्हारी एरोगेंस और बेवकूफी का नतीजा है। तान्या, सच में अगर मुझे पता होता कि कबीर शॉन कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है तो मैं भूल कर भी उसकी इंसल्ट नहीं करता। कबीर को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मल्होत्रा और उसका बेटा रोहित सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा था ये कोई आम आदमी है? असल में तुम लोगों के घमंड ने तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया था, जिससे तुम्हें किसी भी इंसान की सच्चाई दिखाई देनी बंद हो गई थी। सर, भले ही मुझे एक दो थप्पड़ और मार लीजिए, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ नहीं, तुम दोनों को तो मैं इस कंपनी से साफ कर दूंगा। तुम आज, अभी और इसी वक्त अपनी पोजीशन खो चुके हो। ये सुनकर रोहित और उसके पापा दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मल्होत्रा ने अपने मन को मजबूत किया और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दे दो सर। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर प्लीज। सबसे ज्यादा हैरानी तो कबीर को तब हुई जब रोहित भी उससे बड़े प्यार से माफी मांगने लगा। कबीर, आई मीन चेयरमैन सर, प्लीज, ये सारी मेरी गलती है। पापा की कोई गलती नहीं है। प्लीज उन्हें माफ कर दो। तुम जो भी सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज डैड को माफ कर दो। तुम दोनों नेक्स्ट एपिसोड दोनों के लिए बाउंसर एक जल्दी दूसरे से को देखने लगे। मिस्टर मल्होत्रा को इस होटल से बाहर लेकर जाओ। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। जो मेंशन मैंने खरीदा है उस पर एक बहुत बड़ा लोन चल रहा है। अगर हमारी जॉब चली गई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा सर। ठीक है, तो फिर सड़क पर रहने की आदत आज से ही शुरू कर दे मल्होत्रा। टेक हिम आउट। दोनों बाउंसर रोहित के बाप मल्होत्रा को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाने लगे। नहीं प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर दो सर प्लीज। नहीं डैड, डैड, डैड। रोहित चिल्लाता रहा, लेकिन बाउंसर किसी की भी सुने बिना उसके पापा को होटल से बाहर ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मल्होत्रा जमीन पर बैठे बैठे ही रोने लगा। पार्टी के अंदर रोहित गुस्से में कबीर को देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने पापा को आवाज लगाते हुए वहां से चला गया। डैड, आई एम कमिंग, डैड। रोहित के वहां से जाने के बाद उस पार्टी में से एक एक करके सारे मेहमान बाहर जाने लगे और कबीर रोहित के दोस्तों को गुस्से में देख रहा था, जो कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब सर झुकाकर चुपचाप खड़े हुए थे। काश हम पहले ही समझ जाते कि कबीर असली चेयरमैन है तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन हमने जो कुछ भी किया रोहित की बातों में आकर ही तो किया। उस गधे ने ही हमसे कहा था कि कबीर, आई मीन सर, चोर बन गए हैं। अब तक कबीर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद उसने उन दोनों को जवाब दिया। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे हमेशा तमीज से बात करनी चाहिए। इफ यू गिव रिस्पेक्ट देन यू विल गेट रिस्पेक्ट। इंसान की पहचान उसके काम से होती है, दौलत से नहीं, समझे? आई एम रियली सॉरी सर, हमने रोहित की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि आपके जैसा इंटेलिजेंट इंसान चोरी क्यों करेगा। सर, अनजाने में जो हमसे गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इतने में कबीर का फोन बजा और उसने फोन उठाकर कहा, हाँ रूही, तुम सेफली घर पहुंच गई? हाँ, और हम अब यहाँ से फैमिली लंच करने के लिए ताज होटल जा रहे हैं। तुम भी वहीं आ जाओ, और सुनो, रास्ते में से कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। ओके रूही। जैसे ही कबीर ने फोन काटा, तान्या ने उससे कहा, सर, इज एवरीथिंग ओके? इन बाहर वालों को तो उनकी असली औकात दिखा दी, अब घर वालों की बारी है। इन बाहर वालों को तो उनकी असली औकात दिखा दी, अब घर वालों की बारी है। ये कहकर कबीर वहां से चला गया और तान्या उसके पीछे पीछे चलने लगी। ताज होटल के आलीशान रेस्टोरेंट में यादव फैमिली एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बहुत सारे वेटर उन्हें अलग अलग डिशेस सर्व कर रहे थे। रूही मनी मन सोचने लगी, पता नहीं मेरे जाने के बाद कबीर ने पार्टी में क्या क्या किया होगा। खैर, जॉब तो उसको अब मिलने से रही। मेरी और मेरे पापा की सारी मेहनत बेकार चली गई। ये लो रूही, आ गया तुम्हारा हीरो। रूही ने सर उठाकर देखा तो सामने से कबीर चलता हुआ आ रहा था। वो टेबल पर आकर एक खाली चेयर पर बैठ गया। उसे देखकर रूही की मौसी और उसकी बेटी खुशी का मुंह बन गया। रूही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने हस्बैंड से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। ये इस फैमिली के लिए एक बैड लक से ज्यादा और कुछ नहीं है। ममा, थोड़ा संभल के बात करना। कि कबीर बहुत गुस्से वाला बंदा है और मैंने सुना है कि ये चोर भी है। अगर आपने कुछ ज्यादा कह दिया तो शायद ये आपके ऊपर भी हाथ उठा दे। वैसे हो सकता है ये सड़क छाप टपोरियों की तरह कोई चाकू आकू भी छुपा के रखता हो। ये सुनकर रूही को बहुत एम्बैरेस फील हुआ। खुशी और उसकी माँ हंसने लगी। मेघा के हस्बैंड अमन ने मौके का फायदा उठाकर कहा, अरे कबीर, इस होटल से कोई चम्मच मत चुरा लेना, खामखाब हमारी फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी।
कि कबीर जैसे लोग सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आते हैं। इससे अच्छा तो मेरा दामाद होता ना, तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 1 मिनट में निकाल कर रख देता। रूही की माँ ने गुस्से में अपनी बहन को रोकते हुए कहा, अरे छोड़ो ना, इसके मुंह लग के क्या फायदा। हम दोनों ने मिसेस सिंघानिया के हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब जाकर उन्होंने इसको माफ किया है। अब मैं इसकी वजह से और मूड नहीं खराब करना चाहती। ये सुनकर खुशी ने अपने बैग से एक महंगी वाइन की बोतल निकाली और कहा, ओके दादू, आपको फाइन वाइन पसंद है ना? ये देखो, लेजेंडरी बरगंडी खास आपके लिए। दिस इज अ लिमिटेड एडिशन एक्सक्लूसिव वाइन फ्रॉम फ्रांस। एक्सक्लूसिव तो होगी ही ना, मेरे दामाद विक्रम ने जो लाके दी है। पापा, यू नो, विक्रम इस तरह की वाइन्स में एक्सपर्ट है। नॉर्मल इंडियन लोग ऐसी वाइन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उस वाइन की बोतल को देखकर दादाजी का चेहरा खुशी से खिल उठा और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह खुशी बेटा, तुमने बिल्कुल सही आदमी से शादी की है। और दूसरी तरफ ये महाशय, कॉलेज का टॉपर होने के बावजूद भी कबीर हमारी फैमिली के लिए एक मजाक बन गया है। ये सुनकर रूही ने शर्म से सिर झुका लिया और कबीर हैरान होकर दादाजी को देखने लगा। रूही के दादाजी की हंसी उनकी हताशा में बदल चुकी थी। मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस पर बहुत नाज था कबीर, पर ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपना दिमाग चोरी चकारी में लगाना शुरू कर दोगे। ये सुनकर भी कबीर मुस्कुराता रहा और उसने मन ही मन सोचा, बेचारे दादू तो सिर्फ गलतफहमी के शिकार हैं, लेकिन अच्छा ही है, इस फैमिली में कौन कितने पानी में है आज ये भी देखने को मिल रहा है। तभी कबीर का ध्यान अमन की बात पर गया। अरे कबीर, पता चला है कि रोहित मल्होत्रा की रियूनियन पार्टी में तुमने बहुत हंगामा किया, यहाँ तक कि मिसेस सिंघानिया के असिस्टेंट को लाकर मामला सुलझाना पड़ा। आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं खुद को क्या समझता हूँ? अगर ये तुझे पता चल गया तो तेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। जिस तरह की बातें तू कर रहा है, लगता है कि तुझे चढ़ गई है। रोहित की पार्टी में फ्री की शराब मिली तो थोड़ी ज्यादा तो नहीं पी ली? ये कहकर अमन और बाकी के रिश्तेदार हंसने लगे। ये तो लंच में भी बिना कोई गिफ्ट लिया गया है, फ्री का खाना खाने के लिए। नहीं मम्मी जी, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मेरे पास दादाजी के लिए बहुत ही खास गिफ्ट है। कबीर की बात सुनकर सारे रिश्तेदार हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रूही भी ध्यान से देख रही थी कि आखिर कबीर ऐसा कौन सा गिफ्ट लेकर आया है। कबीर ने एक बॉक्स में से एक वाइन की बोतल निकाली और टेबल पर रख दी। ओहो, फ्रेंच वाइन कौन से ठेके से चुराई है? ये हो सकता है रोहित मल्होत्रा की पार्टी से ही से चुरा कर लाया हो। कबीर को ताना देते हुए सारे रिश्तेदार लगातार हंस रहे थे। तभी रूही की माँ ने गुस्से में कबीर से कहा, अरे पहले देख तो ले, ये जो वाइन ये लाया है वो असली भी है या नहीं। कहीं हमें दिखाने के लिए महंगी बोतल के अंदर इसने देसी शराब तो नहीं मिला दी? इसके पीने से कहीं पापा जी बीमार पड़ गए तो? रूही की माँ की बात सुनकर कबीर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसने वाइन की बोतल खोली और ग्लास में वाइन डालकर पीते हुए सबको दिखाने लगा। फैमिली के सभी लोग हैरान होकर उसको देख रहे थे। ये 100 साल पुरानी फ्रेंच वाइन है। इट्स अ नेशनल ट्रेजर इन फ्रांस। क्या बकवास है? मैं इतने सालों से फ्रांस आता जाता रहा हूँ, मैंने तो कभी इस तरह की वाइन नहीं देखी। नहीं देखी होगी, और तुम्हारे जैसे अनपढ़ों को तो कोई ऐसी महंगी वाइन सर्व भी नहीं करेगा। अपने पति की इंसल्ट होते हुए देखकर मेघा को गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और खड़े होकर कहा, हाउ डेयर यू कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से इस तरह बात करने की? तुमने मेरे हस्बैंड को अनपढ़ कहा? हाँ, तुम्हारा पति न सिर्फ अनपढ़ है बल्कि गंवार भी है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आया और तुम सब की सच्चाई मेरे सामने आ गई। खुशी भी गुस्से में खड़ी हो गई और उसने कबीर की लाई हुई वाइन की बोतल उठाकर कहा, सच्चाई? तुम्हारी सच्चाई तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कबीर। खुशी कबीर की वाइन की बोतल लेकर टेबल से कुछ कदम आगे बढ़ी। ये तुम क्या कर रही हो खुशी? प्लीज वापस अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये हमारी फैमिली गैदरिंग है, आप लोग इस तरह से तमाशा क्यों कर रहे हैं? इतने में खुशी ने कबीर की वाइन की बोतल फर्श पर दे मारी और उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये रही तुम्हारी सच्चाई। ये देखकर रूही ने अपने सर पर हाथ धर लिया और बाकी के फैमिली मेंबर्स हैरान हो गए। लेकिन कबीर ऐसे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खुशी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। लेकिन तभी खुशी ने अपने हस्बैंड विक्रम को आते हुए देखा और विक्रम उस टूटी हुई बोतल को देखकर शॉक हो गया। विक्रम ने उस टूटी हुई बोतल के एक टुकड़े को उठाया जिसमें अभी थोड़ी वाइन बची हुई थी और उसको सूंघकर वो गुस्से में चिल्लाया, किस बेवकूफ ने इस बोतल को तोड़ा है? पता भी है ये वाइन कितनी रेयर है? विक्रम को इतनी गुस्से में देखकर एक पल के लिए सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे विक्रम इतना गुस्सा कर रहा था। मैंने तोड़ा है इसे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये असली है। खुशी बहुत घबरा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये 3 लाख रुपए की वाइन थी, तू पागल है क्या? विक्रम का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, जो खुशी के दिल की धड़कनों को बढ़ाई जा रहा था। आई एम सॉरी, लेकिन ये तो कबीर लाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब कौन सोच सकता था कि ये लूजर इतनी महंगी चीज लेकर आएगा? ये सुनकर विक्रम ने कबीर को घूर कर देखा जो पास ही रखी कुर्सी पर बैठा था। उसने कबीर को देखा जो साधारण से कपड़ों में कुर्सी पर बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर ये वाइन की बोतल ला सकता था। तू लेकर आया है ये वाइन? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर विक्रम ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। तभी विक्रम को हंसी आ गई। एक मिनट, तू तो वही रूही का बेरोजगार पति है ना? तू पिछले 3 साल से काम कर रहा है और तूने सिर्फ 2 लाख रुपए बचाए, फिर ये 60 साल पुरानी वाइन कहाँ से मिली? बोल। तुझे कैसे पता? मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए बचाए। और रही बात ये 60 साल पुरानी फ्रेंच वाइन की, तो मुझे ये मेरे एक दोस्त ने दिया, शॉन कॉर्प से।
वहाँ बैठा कोई भी इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि कबीर का कोई दोस्त शॉन कॉर्प से कोई भी रिश्ता रख सकता था। इसलिए रूही के परिवार के साथ बैठे एक आदमी की कबीर की इस बात पर हंसी छूट गई और वो जोर जोर से ताली बजाने लगा। लीजिए सुनिए, अब इस फटीचर का एक दोस्त भी है जो शॉन कॉर्प में काम करता है। इससे बड़ी मजाक की बात और क्या हो सकती है। हर कोई कबीर का मजाक बना रहा था, लेकिन कबीर के चेहरे पर अब भी गंभीरता के निशान थे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। क्यों? इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? शॉन कॉर्प में सिर्फ टॉप क्लास के लोग काम करते हैं। वो लोग तुम जैसे घटिया लोगों को अपना दोस्त कभी नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये दोस्ती कब से किसी का क्लास देखकर होने लगी? हाँ, ऑब्वियसली तेरे जैसे चोर से कोई क्यों दोस्ती करेगा? आंटी, आपने एकदम सही कहा। ये तो है ही चोर। पहले मिसेस सिंघानिया के यहाँ पर चोरी की, उनके गिफ्ट्स चुराए और अब ये बोतल भी पक्का चुरा कर लाया होगा। मुझे तो लगता है कि इसका दोस्त गलती से शॉन कॉर्प में घुस गया होगा। वहाँ बैठे लोग कबीर का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। पूरा कमरा हंसी से गूंज रहा था। अरे हाँ, कभी कभी कुछ लोग गलती से शॉन कॉर्प में घुस जाते हैं, पर जिस चीज की औकात ना हो वो ज्यादा दिन कैसे टिकेगी? जैसे ही कबीर ने अपना मुंह खोला तो वहाँ बैठे बहुत से लोगों को उसकी बातें चुभने लगी, जिसमें रूही के पापा मिस्टर यादव भी थे। कबीर, बस करो, ये फैमिली गैदरिंग है, कोई सब्जी मार्केट नहीं है। विक्रम, पहले सबके लिए खाना ऑर्डर करो। वेटर। विक्रम की आवाज सुनते ही वेटर तुरंत वहाँ आया। एक काम कर, इस होटल की सबसे महंगी वाली वाइन लेकर आ। सर, हमारी फाइनेस्ट वाइन बहुत महंगी है। महंगी है तो क्या हुआ, लेकर आ। समझा क्या? बड़ा आया, फाइनेस्ट वाइन बहुत महंगी है। विक्रम को इतने गुस्से में देखकर वेटर तुरंत ऑर्डर लाने चला गया और जल्दी से एक चमचमाती हुई वाइन की बोतल लेकर आया, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह, ये तो शैटो मटन रोशल्ट है। इसकी कीमत तो लाखों में है। अमेजिंग। हाँ, इसीलिए आज सब इसे टेस्ट करेंगे। तो चीयर्स। वेटर एक एक करके सभी के ग्लास में वाइन डाल रहा था। उसने सभी के ग्लास में वाइन डाल दी। सभी वाइन को टेस्ट करके बहुत खुश थे। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी किसी वाइन को टेस्ट किया था, लेकिन जब तक कबीर का नंबर आता वाइन खत्म हो चुकी थी। कबीर, तू तो अनलकी है। इतनी महंगी वाइन तो तुझे मिलने से रही। तो एक काम कर, ये फ्रूट जूस लेकर काम चला ले। एक बार फिर से पूरे कमरे में हंसी का ठहाका गूंज पड़ा। मैं भी कर रहा हूं। कबीर का इतना मजाक बन चुका था कि वहाँ खड़ा दूसरा वेटर भी अब उसे कुछ नहीं समझ रहा था। सर, आप पे कर रहे हैं, सोच लीजिए। हाँ, मैंने कहा ना बिल लेकर आओ, तो बिल लेकर आओ। अभी क्या भी? सर, आप अभी पे कर रहे हो, वो भी सबका बिल। कबीर की बातें सुनकर वेटर को भी हंसी आ रही थी। वहीं वेटर को कबीर का मजाक बनाता देख बाकी लोग भी मुस्कुरा रहे थे। तेरे कान खराब हैं। मैंने बोला ना बिल लेकर आओ। जा वेटर, जा बिल लेकर आ। देखते हैं ये भाई साहब बिल कैसे पे करते हैं। विक्रम के कहने पर वेटर वहाँ से चला गया और जल्दी से बिल लेकर वहाँ आया। सर, ये रहा बिल, पे कर दीजिए। कबीर ने बिल लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी फिर से सामने से खुशी की आवाज आई। कबीर, अगर तुम बिल नहीं भर पाए तो ये बर्तन धुलवाएंगे तुमसे। तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो, इसलिए जस्ट एंजॉय योर वाइन। ओहो, बंदे का एटीट्यूड तो देखो, पर बर्तन धोने के लिए रेडी रहना। कबीर ने उनमें से किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर वेटर के हाथ में पकड़ा दिया। ये कौन सा कार्ड है? ऑनलाइन खरीदा हुआ है क्या? देखा ना? विक्रम ने वेटर के हाथ से कार्ड लिया और उसे देखने लगा। बच्चों के खिलौने लेकर आया क्या कबीर? तभी वेटर ने ध्यान से कार्ड को देखा और सरप्राइज होते हुए बोला, सर, ये तो किसी होटल का एक्सक्लूसिव वीआईपी कार्ड है। एक्सक्लूसिव वीआईपी कार्ड? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर ये कार्ड लाया कहाँ से। तभी मिस्टर यादव फिर से बीच में बोल पड़े। विक्रम बेटा, बस करो अब। वेटर, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, कार्ड स्वाइप करो। ये सुनते ही वेटर ने मशीन में कार्ड लगाया। पेमेंट तो डिक्लाइन हो गया। एक बार फिर सभी लोगों को कबीर पर हंसने का मौका मिल गया था। कबीर, तेरा कार्ड तो तेरी ही तरह नकली निकला। अब जाकर बर्तन धोकर अपनी असली औकात दिखा। विक्रम, तुझे इतनी जल्दी क्यों है? वेटर, एक बार फिर से ट्राई करो। वेटर ने एक बार फिर से ट्राई किया। सर, आपका ये कार्ड तो फिर से डिक्लाइन हो गया। वहाँ बैठे लोगों की हंसी रुकी नहीं रही थी। वहीं अपने पति का मजाक बनता देख रूही सर नीचे किए चुपचाप बैठी थी। तभी हंसी के ठहाकों के बीच खुशी ने हंसते हुए कहा, कार्ड तो डिक्लाइन होना ही था। जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल पे करने का नाटक ही क्यों किया? सर, अगर आप बिल पे नहीं कर सकते तो किचन का रास्ता इस तरफ है, बर्तन धोने के लिए। आपको तो बिल चुकाने में कम से कम 10 साल तो लगे जाएंगे। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें दूसरा कार्ड देता हूँ। कबीर अभी अपनी जेब से दूसरा कार्ड निकाल कर दे ही रहा था कि तभी होटल का मैनेजर भाग कर वहाँ आया। तो यहाँ पर अभी अभी तुमने वीआईपी एक्सक्लूसिव कार्ड स्वाइप किया है ना? ये सर, वो इन सर का कार्ड है। वेटर ने कबीर की तरफ इशारा किया। हेलो सर, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आपका यहाँ स्वागत है। आप हमारे मोस्ट ऑनर्ड 7 स्टार मेंबर हैं। मैं आपको हमारे होटल के सुप्रीम स्वीट में ले चलता हूँ। चलिए सर। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों की हंसी अचानक ही गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कबीर ने सभी लोगों को आखिरी बार घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। सब लोग हैरानी से कबीर को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। कबीर उसी होटल के 7 स्टार स्वीट में बैठा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही मिसेस सिंघानिया अंदर आई। हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप होटल में हैं, वरना मैं पहले ही सबको इन्फॉर्म कर देती। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यही चाहता था कि किसी को मेरे यहाँ होने की कोई खबर ना हो।
सर, दरअसल कल हमने आपके स्वागत के लिए एक पार्टी रखी है, इसलिए मैं आपको इनवाइट करने आई थी। ये सुनकर कबीर ने एक पल सोचा। कबीर को लगा यही सही मौका था सभी लोगों को सबक सिखाने का, इसलिए वो तुरंत मिसेस सिंघानिया की तरफ घूमा। ठीक है, लेकिन तुम ये इनविटेशन रूही की फैमिली के पास भेज दो और उन्हें भी इस पार्टी में इनवाइट करो। मिसेस सिंघानिया कबीर की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया। ओके सर, मैं ये पासेस उन तक पहुंचवा दूंगी। ये कहकर मिसेस सिंघानिया वहां से निकल गई। वहीं कबीर अब भी वहीं बैठा कुछ सोच रहा था। रूही की मॉम मिसेस यादव और मिस्टर यादव अपने घर पर अपनी एक रिश्तेदार स्वीटी के साथ बैठे थे। तभी वहां मानव तेजी से घर के अंदर आया। मानव और कोई नहीं बल्कि मिसेस सिंघानिया का भतीजा था, जो उनके नाम पर अकड़ता रहता था। सामने रखे टेबल पर उसने एटीट्यूड के साथ पास फेंका और बोला, ये लीजिए आंटी, अंकल, हो गया आपका काम। स्वीटी ने पास को ध्यान से देखा। मिस्टर मानव, ये शॉन कॉर्प के एग्जीक्यूटिव का ही इनविटेशन है ना? जी हाँ, लेकिन आपके लिए ये पाना इम्पॉसिबल है, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरी बुआ ने खुद आपको ये देने के लिए कहा है। पास को देखकर रूही के पेरेंट्स की आंखें चमक गईं। मिसेस यादव मानव को मक्खन लगाते हुए बोली, वाह मानव, आखिर तुम हमारे लिए पास ले ही आए। मानव बेटा, तुमने तो हमारी इज्जत बचा ली। रूही के पेरेंट्स उस पास को देखकर खुश हो रहे थे। वहीं मानव के चेहरे से घमंड जाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कबीर वहां आया। उसने टेबल पर पड़ा इनविटेशन उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा, जिसे देखकर कबीर को हंसी आ गई। क्या हुआ? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? ये शॉन कॉर्प की पार्टी का ही इनविटेशन है ना? ये असली तो है ना? तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मिस सिंघानिया ने खुद। इससे पहले कि मानव अपनी बात पूरी करता कि तभी रूही भी वहां आ गई और उसने मानव को बीच में टोक दिया। बस, फैमिली गैदरिंग है ये, यहाँ शुरू मत हो जाओ। तुझे लगता है ये तेरा अचीवमेंट है? तू तो इसके लायक भी नहीं है। मानव को कबीर की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। ये आपका दामाद कैसी बातें कर रहा है? अगर इतना बड़ा आदमी है तो मेरे इनविटेशन की क्या जरूरत है आप लोगों को? मानव को इतना गुस्से में देखकर रूही की मॉम बहुत घबरा गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मानव ही वो अकेला इंसान था जिसकी वजह से वो शॉन कॉर्प की पार्टी में जा सकते थे। उन्होंने मानव को बटरिंग करते हुए कहा, मानव बेटा, तुम इस फटीचर की बात पर ध्यान मत दो। हमें ये पास चाहिए, हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि रूही इस पार्टी में मेरी पार्टनर बनकर आएगी। मानव को पता था कि इस बात से कबीर को बहुत गुस्सा आने वाला था, उसे बहुत बुरा लगने वाला था, और वो यही तो चाहता था। मैं कैसे? हाँ तुम, ये भी तुम्हारे फायदे की बात है। सोच लो, अगर तुम पार्टी में मेरे साथ गई तो तुम्हारे इस नाकारा पति को मैं कोई नौकरी दिलवा दूंगा। रूही और कबीर इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होने वाले थे। रूही के चेहरे पर ना साफ नजर आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रूही की मॉम खड़ी हो गई। हाँ, जरूर जाएगी। मॉम, आप ये क्या? तुम चुप रहो। मानो बेटा, रूही तुम्हारे साथ ही पार्टी में जाएगी। रूही अपनी मॉम के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी थी। वहीं रूही को इस तरह खामोश देखकर कबीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि उसका गुस्सा बाहर निकलता, वो तेज कदमों से वहां से चला गया। कबीर, मेरी बात तो। लेकिन तब तक कबीर वहां से जा चुका था। कबीर के जाने के बाद रूही अपनी मॉम को आंखों के इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही की मॉम पहले ही तय कर चुकी थी। शॉन कॉर्प ने शहर के बहुत बड़े होटल में पार्टी रखी थी। उस होटल के पार्किंग लॉट में खड़ी लंबी लंबी गाड़ियों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि पार्टी कितनी बड़ी थी। उसी पार्टी में मानव रूही का हाथ पकड़कर अंदर आया। दरवाजे पर खड़ी मानव की आंखों में अब भी घमंड था। वहीं रूही को मानव के साथ देखकर वहां मौजूद लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। चलो रूही, पार्टी के मजे लेते हैं। ऐसी पार्टी तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। ये कहकर मानव रूही को अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद कबीर भी उसी दरवाजे से पार्टी के अंदर आया। अभी कबीर ढंग से पार्टी में आया भी नहीं था कि सभी की नजर कबीर पर पड़ी। कबीर को पार्टी में देखते ही रूही की मॉम के चेहरे का रंग बदल गया। ये मनहूस यहाँ भी आ गया। रिलैक्स आंटी, मैं देखता हूँ। मानव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा और उसका मजाक बनाते हुए बोला, अरे कबीर, यहाँ कैसे आए? और बाहर गार्ड्स ने तुम्हें रोका नहीं? कबीर मानव की बात का कोई जवाब देता कि मिस्टर यादव चिढ़ते हुए बोल पड़े, शर्म कर कबीर, तूने पूरे परिवार का मजाक बनाकर रख दिया है। वहीं रूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी में कबीर आया कैसे। कबीर, तुम यहाँ कैसे? मेरा यहाँ आना जरूरी था, क्योंकि मेरे बिना ये पार्टी एकदम बेकार है। मानव रूही के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन कबीर को वहाँ देखकर उसका दिल जल रहा था। तुझे क्या लगता है तू कहीं का राजा है? तू नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। रुक, मैं अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। गार्ड्स! मानव ने गुस्से में गार्ड्स को आवाज दी। मानव की एक आवाज पर एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। जी साहब। इसे ले जाओ यहाँ से। मानव का आदेश पाते ही गार्ड ने कबीर को पकड़कर खींचते हुए बोला, चल बाहर। लेकिन कबीर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। उसने अपना हाथ छुड़वाकर गार्ड को जोरदार धक्का दिया। कबीर का धक्का इतना जोरदार था कि गार्ड दूर जाकर गिरा। ये देखकर दूसरा गार्ड कबीर की तरफ बढ़ा। उसने कबीर के दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लिया। अब तो तू गया। शॉन कॉर्प की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। तेरे जैसे गुंडे को ठिकाने लगाना मुझे अच्छे से आता है। गार्ड कबीर को पकड़कर बाहर लेकर जा ही रहा था कि तभी मानव कुछ सोचते हुए बोला, एक मिनट, इसे यहीं रहने दो। इसे यहीं रहकर इसकी औकात पता चलेगी, जब इसकी फैमिली के सामने इसकी इज्जत सरेआम नीलाम होगी। ये सुनकर गार्ड ने कबीर को छोड़ दिया, लेकिन ये सुनकर कबीर का सर गुस्से से फटने लगा। फैमिली? तू मेरा छोड़, असली मजा तो तब आएगा जब तुझे पता चलेगा ये पार्टी आखिर किसके लिए रखी गई है। क्या मतलब सिंपल है, अगर मैं ना होता तो ये पार्टी भी नहीं होती। मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी। गार्ड, इसे लेकर ही जाओ यहाँ से।
गार्ड ने वापस कबीर का हाथ पकड़ा, लेकिन तभी नताशा ने आकर कबीर का हाथ छुड़वा दिया। नताशा को देखकर अचानक मानव का गुस्सा बढ़ गया। नताशा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही हो? मानव, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानते भी हो ये पार्टी किसके लिए रखी गई है? नताशा के ये कहते ही कबीर ने मुस्कुराते हुए मानव से कहा, ये पार्टी मेरे ऑनर में रखी गई है। आज का चीफ गेस्ट मैं हूँ। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? झूठ, एकदम झूठ। तुम जैसा लूजर चीफ गेस्ट नेवर। बेवकूफ, पता भी है किससे बात कर रहे हो तुम? मानव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। उसके साथ काम करने वाली नताशा आखिर कबीर को इतना भाव क्यों दे रही थी? तू मुझे इस पार्टी से निकालना चाहता था ना, आज तो खुद इस पार्टी से निकलने वाला है। मानव और रूही के परिवार वाले बस कबीर को देखे जा रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर कबीर करने क्या वाला था। वहीं कबीर की बातें मानव के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। कबीर के इस एटीट्यूड से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका मुंह बंद करवाने के लिए वो आगे बढ़ा ही था कि तभी रूही ने उसे रोक लिया। रुक जाओ मानव, जाने दो। ये सुनकर मानव ने रूही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों रूही, तुम्हारे इस नाकारा पति को मुझसे डर लग रहा है? क्यों कबीर, क्या हुआ? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं लग रहा कि रूही मुझसे इंप्रेस हो जाएगी? मानव लगातार कबीर का मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन रूही अपनी मॉम की वजह से अब भी चुप थी। वो नजरें झुकाए अपनी जगह पर खड़ी थी। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू रूही को छू भी सके। अच्छा, और तू मुझे रोकेगा कैसे? ये 7 स्टार होटल है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तू मुझे यहाँ हाथ भी नहीं लगा सकता। मानव कबीर को देखकर अब भी हंस रहा था, लेकिन कबीर के सब्र का बांध अब टूट चुका था, इसलिए उसने तुरंत मानव के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। अचानक पड़े इस थप्पड़ से मानव की हंसी गायब हो गई। वहीं रूही ने ये देखा तो एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनें थम गई। कबीर, ये क्या किया तुमने? थप्पड़ की आवाज इतनी जोरदार थी कि वो रूही के पेरेंट्स के कानों में भी पड़ी थी, इसलिए घबराकर वो भी अपनी जगह से खड़े हो गए। वहीं मानव अपना गाल पकड़े खड़ा था, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तभी पीछे से एक आदमी आया और उसने मानव को सहारा दिया। मिस्टर मानव, आप ठीक तो हैं? तभी मानव तेजी से गुस्से में कबीर की तरफ घूमा, तू पागल हो गया है? तुझे पता है मैं अभिजीत सिंघानिया का बेटा हूँ। लेकिन मानव के इस गुस्से का कबीर पर कोई असर नहीं पड़ा। डरने की बजाय वो घूर कर मानव को देखे जा रहा था। समझता क्या है तू अपने आप को? बड़ा घमंड है ना तुझे तेरे बाप के नाम पर? आज तुझे और तेरे बाप दोनों को घुटने पर लेकर आऊंगा मैं। तू मेरे बाप को घुटने पर लाएगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि पावर क्या होती है। मानव का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। मानव को इतने गुस्से में देखकर रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था। डर की वजह से उसकी सांसें तेज होने लगी थी। कबीर प्लीज बस करो, रुक जाओ। रूही की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी कबीर ने एक और तमाचा मानव के गाल पर लगा दिया। कबीर, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? रूही के साथ साथ सभी लोग कबीर और मानव को हैरानी से देखे जा रहे थे। मानव की इज्जत एक बार फिर से सरेआम नीलाम हो गई थी। तू पागल हो गया क्या? मेरा बाप इस होटल का मैनेजर है और मेरी बुआ शॉन कॉर्प की हेड। तुझे तो मैं देख लूंगा, तू रुक। मानव की चीख और गुस्सा देखने के बाद भी कबीर के चेहरे पर चिंता की एक शिकन नहीं थी। तभी पार्टी हॉल का दरवाजा खुला। सबने देखा कि वहाँ से मिस्टर सिंघानिया अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ पार्टी के अंदर आ रहे थे। वहाँ आकर उन्होंने मानव और कबीर को ध्यान से देखा। मानव, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये शॉन कॉर्प की पार्टी है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। डैड, मैं नहीं, ये आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये गधा गैदरिंग में घुसा और मुझे मारा। और तो और डैडी कह रहा है कि हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में कबीर की तरफ देखा और उसे धमकी देते हुए बोला, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मरने से डर नहीं लगता है तुम्हें? मिस्टर सिंघानिया भी कबीर को डराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कबीर बेझिझक वैसे का वैसा खड़ा था। ये कैसा बदतमीज बेटा पैदा किया है आपने? ये मेरी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बात करेगा तो थप्पड़ ही खाएगा ना। ये कहते कहते कबीर ने अपने कदम मिस्टर सिंघानिया की तरफ बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि वो मिस्टर सिंघानिया तक पहुंच पाता, पीछे से आकर मिस्टर सिंघानिया के बॉडीगार्ड ने कबीर को पकड़ लिया। तभी रूही ने घबराते हुए कहा, बस करो कबीर, और मिस्टर सिंघानिया मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज कबीर को छोड़ दीजिए। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने एक पल रुककर रूही की तरफ देखा। गुड, आई लाइक इट। तुम इतनी सुंदर और समझदार हो, इस लूजर के साथ क्या कर रही हो? और वैसे भी अब हमारी इज्जत का सवाल है। अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ इस होटल की स्वीट में चलो। मिस्टर सिंघानिया की ये बात सुनकर रूही को एकदम धक्का लगा। उसे नहीं पता था कि मिस्टर सिंघानिया ऐसे इंसान निकलेंगे। मिस्टर सिंघानिया, ये आप क्या? जो भी कह रहा हूँ उसे पहले ध्यान से सुनो। एक और बात, अपने पति से कहो कि अभी की अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे। मिस्टर सिंघानिया को रूही के बारे में ऐसी बातें करते सुन कबीर का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। सिंघानिया, तूने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। तू क्या मुझे बताएगा? अब मैं तुम सबको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये कहकर कबीर ने अपना हाथ छटक कर अपने आप को बॉडीगार्ड से छुड़वाया और जल्दी से रूही के पास आकर खड़ा हो गया। ये मेरी वाइफ है और मैं कौन हूँ इसका तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। मैं सिर्फ मिसेस सिंघानिया की वजह से तुम दोनों को एक और मौका दे रहा हूँ, वरना एक ऑर्डर पर तेरी पूरी फैमिली उड़ा सकता हूँ। कबीर की ये बातें सुनकर मिस्टर सिंघानिया और मानव को उस पर भरोसा होने की बजाय हंसी आ गई। ऑर्डर? मैं मानव सिंघानिया हूँ, बोर्न विद गोल्डन स्पून। तो जैसे फटीचरों को तो खड़ा खड़ा बेच दूं। बड़ा ऑर्डर कर रहा है। अगर तुझमें हिम्मत है तो दे ऑर्डर, दिखा दे सबको कि तू कितना पावरफुल है। अब कबीर इन सारी बहस से थक चुका था। तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम दोनों को मौका दिया था, लेकिन तुम दोनों कुत्ते की पूंछ हो जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कोई बात नहीं, मैं तेरी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। ये कहकर कबीर ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। तभी रूही ने उसे रोका। कबीर, क्या कर रहे हो? किसे फोन कर रहे हो?
कबीर तब तक किसी को फोन लगा चुका था। दूसरी तरफ मिसेस सिंघानिया अपने घर पर तैयार हो रही थी और उनकी असिस्टेंट उन्हें तैयार होने में मदद कर रही थी। तभी उनका फोन बजा। फोन देखकर मिसेस सिंघानिया ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो सर। कम टू द पार्टी राइट नाउ। हाँ ओके सर। फोन रखते ही मिसेस सिंघानिया के चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई देने लगे। ओह माय गॉड, सब पार्टी में पहुंचने वाले हैं, मुझे अभी निकलना होगा। ये कहकर मिसेस सिंघानिया जल्दी से अपने घर से निकल गई। पार्टी में अब भी सभी लोग हैरानी से कबीर को देखे जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करने क्या वाला था। उसने फोन पर किससे बात की थी? इससे पहले कि कोई कुछ भी जान पाता, मिस्टर सिंघानिया का फोन बजा। मिस्टर सिंघानिया ने अपना फोन निकाला और उठाया तो दूसरी तरफ से मिसेस सिंघानिया की आवाज आई। हेलो। हेलो, चेयरमैन वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं, सब कुछ तैयार रखना। ओके। ये कहकर मिस्टर सिंघानिया ने फोन काट दिया और अपने बॉडीगार्ड की तरफ घूमे। चेयरमैन आने वाले हैं, जाओ जाकर सब कुछ रेडी करो जल्दी। मिस्टर सिंघानिया के ऑर्डर देते ही सभी लोग तुरंत इधर उधर सब कुछ ठीक करने के लिए भागने लगे। उधर ये खबर सुनकर कबीर के अलावा सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, खासकर रूही के चेहरे पर। उसने घबराते हुए कबीर से कहा, कबीर चेयरमैन आने वाले हैं, प्लीज अब और कोई सीन क्रिएट मत करो। पूरी पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ था। अब सबकी नजरों को सिर्फ चेयरमैन का इंतजार था, लेकिन रूही चेयरमैन के आने से पहले ये मसला खत्म कर देना चाहती थी। कबीर, हमें सिंघानिया फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़े लोग हैं। रूही के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मिस्टर सिंघानिया और मानव के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं कबीर अब भी अपनी बात पर डटा था। तुम चिंता मत करो रूही, अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे अब भी लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? वो तो वक्त ही बताएगा। कबीर प्लीज स्टॉप, मानव एक बहुत बड़ा आदमी है और हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी है। सुना तूने तेरी वाइफ क्या कह रही है? कबीर उनमें से किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस अपने फोन में कुछ कर रहा था, जिसे देखकर मानव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या कर रहा है? इससे पहले कि मानव को अपनी बात का जवाब मिल पाता, कबीर किसी को फोन लगा चुका था। कम फास्ट वरना अच्छा नहीं होगा। कबीर की इन हरकतों से यादव फैमिली का सर शर्म से झुका जा रहा था, साथ ही उनका कबीर पर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ओ, क्या कर रहा है ये तू? डैड, ये क्या कर रहा है? पार्टी में आए हुए सभी लोग कबीर को घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन रूही की मॉम अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जल्दी से कबीर के पास आई। कबीर, तुम ये क्या कर रहे हो? मानव होटल मैनेजर का बेटा है और मिसेस सिंघानिया का भतीजा, फिर क्यों उससे पंगा ले रहा है? क्यों मेरी बेटी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है? मेरी बेटी इतनी होशियार और समझदार है, और दूसरी तरफ तू निकम्मा कहीं का, तूने आज भी हमें शर्मिंदा कर दिया। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। मिस्टर सिंघानिया और मानव कबीर को डांट पड़ते देख मजे ले रहे थे। मानव अपनी अमीरी का बखान करते हुए नहीं थक रहा था। तेरी औकात नहीं है इस पार्टी में आने की। मानव सिंघानिया नाम है मेरा, और तू कौन है? फटीचर? मानव के साथ साथ पार्टी के बहुत से लोग हंसने लगे थे, लेकिन कबीर अब भी गंभीरता के साथ खड़ा था। मैं वो हूँ जिसके बिना ये गैदरिंग होती ही नहीं। मेरी वजह से ही तुम लोग यहाँ हो। ओ, तो तू ये कहना चाहता है कि तू इस कंपनी का चेयरमैन है? तुझे क्या लगता है चेयरमैन के अलावा कोई और ये कर सकता है? जो चेयरमैन की बीवी को हाथ लगाए उसका क्या हाल होता है पता है ना? कबीर की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। वहीं रूही की मॉम का गुस्सा कबीर के हर शब्द के साथ बढ़ता जा रहा था। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बकवास। एक तो तुम बिना परमिशन के अंदर आए, यहाँ आकर सिंघानिया फैमिली की बेइज्जती की, और आप ड्रामा कर रहे हो कि तुम ही चेयरमैन हो। कोई बात नहीं आंटी, लगता है नए साल पर इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया ये, तू और चेयरमैन। सब लोग कबीर पर हंस रहे थे। तभी कबीर ने मिस्टर यादव की तरफ देखा, जो कबीर को दुखी आंखों से देख रहे थे। डैड, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज की इस पार्टी में आप सबके लिए एक सरप्राइज था। रूही, चुप करवाई से, ये पागल हो गया है। लेकिन तुझमें तो अकल है, तू जल्दी से सिंघानिया फैमिली से माफी मांग, वरना हम सब फंस जाएंगे। मॉम शांत हो जाइए, कबीर सिर्फ मेरे लिए प्रोटेक्टिव है और कुछ नहीं। सूनर और लेटर वो तो पता चल जाएगा कि कौन लायक है और कौन नहीं। कबीर और मानव एक दूसरे के सामने ठीक वैसे ही खड़े थे जैसे वो जल्द ही एक दूसरे से लड़ाई करने वाले हों। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ हो पाता, दरवाजा खुला और मिसेस सिंघानिया दौड़ती हुई पार्टी में आई। मिसेस सिंघानिया को पार्टी में आता देख मानव और मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब देख तेरा क्या होता है। अच्छा हुआ बुआ आप आ गई। मिसेस सिंघानिया ने आकर पूरी पार्टी का हाल देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये गैदरिंग में इतना मैस क्यों है? ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। दरअसल पार्टी में एक आउटसाइडर घुसा है। आउटसाइडर कौन? ये सुनते ही मानव ने कबीर की तरफ इशारा किया। ये बुआ, ये भिखारी अपनी औकात दिखा रहा है, अभी इसे घसीट कर बाहर निकालता हूँ। रमेश। मानव ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसके बाद उसका बॉडीगार्ड रमेश तुरंत गया और उसने कबीर का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि रमेश आगे कुछ कर पाता, एक आवाज गूंजी, रमेश। मिसेस सिंघानिया को इतने गुस्से में देखकर रमेश ने डरकर तुरंत कबीर का कॉलर छोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन को हाथ लगाने की? जैसे ही लोगों ने मिसेस सिंघानिया से ये सुना कि कबीर ही चेयरमैन है, वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। What? मानव और मिस्टर सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मानव को तो मिसेस सिंघानिया की बातों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। बुआ, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो अपनी बीवी के लिए यहाँ आया है। ये चेयरमैन कैसे हो सकता है? मानव, पहले मैंने तुझे मारा था, अब तेरी बुआ भी तुझे मारेगी। कबीर की बात सुनकर मानव एक पल के लिए घबरा गया। वो घबराते हुए बोला, मेरी बुआ मुझे क्यों मारेगी? देखा बुआ, फिर से धमकी दे रहा है। आप यहाँ हो फिर भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। रिस्पेक्ट? तूने सोचा कैसे कि तू चेयरमैन से बड़ा है? बोल।
मिसेस सिंघानिया को इतने गुस्से में देखकर मानव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कबीर अब मानव को नहीं छोड़ने वाला था। मिसेस सिंघानिया, ऐसे ही किया जाता है चेयरमैन का स्वागत? ये सब देखने के लिए इनवाइट किया है आपने मुझे? इधर रूही की मॉम कबीर को इतना नकारा समझ चुकी थी कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कबीर ही चेयरमैन है, बल्कि वो तो कबीर की इन हरकतों पर और ज्यादा गुस्सा करने लगी। कबीर बस करो, मिसेस सिंघानिया का नाम लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुमने जो आज हमारी यहाँ बेइज्जती करवाई है, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रूही, डिवोर्स दो इस पागल को। रूही की मॉम ने रूही का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचा, लेकिन रूही ने उनसे अपना हाथ छुड़वा लिया। तभी मानव फिर से बीच में आया। कबीर, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बुआ का नाम अपनी जुबान पर लाने की? मानव, तू चुप रह, तू कुछ बोलने लायक रहा नहीं है, और वैसे भी तेरी तो शामत आने वाली है। कबीर को इतना गुस्से में देखकर एक पल के लिए मानव डर गया और उसकी बोलती बंद हो गई। मिसेस सिंघानिया ये सब देख रही थी और मानव की हरकत देखकर उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। मानव, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं? बुआ, आप ये सब? मानव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। उसकी सगी बुआ उसके खिलाफ क्यों हो गई थी? सॉरी सर, यहाँ जो भी हुआ उसके लिए ट्रॉन कॉर्प के चेयरमैन को पूरे ऑफिस की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सर। मिसेस सिंघानिया की दोबारा कहते ही वहाँ खड़े हर एक इंसान को अब यकीन हो गया था कि कबीर ही चेयरमैन है। चेयरमैन? इसका मतलब सच में? लेकिन कैसे? एज यू नो, कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो बस कीजिए प्यारा सा कमेंट अभी, और कीजिए सूफियाना एफएम को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना एफएम, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां।